अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सुबह सवेरे पाकिस्तान और मैं हूं आपके साथ रमशा कंवल। अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। और बहुत अच्छा अपनी सुबह का आगाज़ किया करें, क्योंकि जब आपकी सुबह अच्छी होती है तो आपका आगे आने वाला पूरा दिन अच्छा गुजरता है। और कोशिश यही किया करें कि सुबह का आगाज़ हेल्दी तरीके से हो, एनर्जेटिक आगाज़ हो, ताकि आप पूरे दिन उस एनर्जी को यूटिलाइज़ कर सकें, एनर्जेटिक रहें। तो अपनी अच्छी बात शामिल करते हैं। तो आज की अच्छी बात यह है कि हम देखते हैं ना कि इंसान की ज़िंदगी अगर देखी जाए तो ऐसे बहुत से काम हैं जो कि ख़त्म नहीं होते, क्योंकि एक के बाद दूसरा काम है, फिर दूसरी एक्टिविटीज़ हैं जिनमें हम इन्वॉल्व रहते हैं, क्योंकि बिज़ी रहता है इंसान बहुत ज़्यादा। तो ये सिलसिला कभी ख़त्म नहीं होगा। लेकिन हम कभी कभार उन कामों के अंदर जो हमारी तरजीहात हैं उनका तयन नहीं कर पाते। अब होता यह है कि हम फिर बैलेंस नहीं रख सकते। क्या होता है कि हम अक्सर गाड़ी इतनी तेज़ चलाते हैं कि कुछ सेकंड्स की वजह से हम बड़े बड़े एक्सीडेंट्स कर देते हैं, या दूसरों की जानों से खेल जाते हैं, या अपनी जानों से खेल जाते हैं, जिसका हमें अंदाज़ा नहीं होता। कहते हैं ना कि हर लम्हा कीमती होता है, सेकंड्स भी जो है ना वो काउंट करते हैं, बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं। लेकिन हम यही वक्त देखें तो बहुत दफ़ा हम टीवी देख रहे होते हैं, स्मार्टफोन्स इस्तेमाल कर रहे होते हैं, दूसरे कामों में इतने ज़्यादा बिजी रहते हैं कि घंटों ज़ाया कर देते हैं। लेकिन अगर बात आएगी ट्रैफिक सिग्नल पे खड़े होने की, तो जनाब वो हमसे 2 सेकंड्स भी बर्दाश्त नहीं होता, 30 सेकंड्स आई थिंक लगते हैं, वो भी हमसे बर्दाश्त नहीं होता। किसी को रास्ता देने की बात आएगी तो हम उसे रास्ता भी नहीं देना चाहते हैं। हमारी पूरी कोशिश होती है कि सबसे पहले हम गुजर जाएं। तो ये कुछ सेकंड्स की बात होती है, कुछ लम्हात की बात होती है। और आपने देखा होगा ना कि बड़े बड़े हादसे जब होते हैं तो उनको होने के लिए कोई घंटों दरकार नहीं होते, ज़्यादा मिनट्स दरकार नहीं होते, सिर्फ सेकंडों की गेम होती है। तो इन सेकंडों का हमें ख्याल रखना है और हमें ये देखना है कि हमें उनको ख्याल रखते हुए किस तरीके से अपनी ज़िंदगी में तरजीहात का तयन करना है, वक्त की सेविंग करनी है, ताकि जो हमारी ज़िंदगी है उसमें मुश्किलात ना आए, कामयाबी आए और आसानी आए। इसी अच्छी बात के साथ ज़रा मौसम का रुख करते हैं। तो मौसम खासा खुशगवार है लाहौर की। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ तो क्योंकि आज इतनी ज़्यादा धुंध है, और यकीन करें कि जब ड्राइव कर रही थी तो बिल्कुल भी आगे नज़र नहीं आ रहा था कि क्या है। और अभी भी काफ़ी ज़्यादा धुंध है, क्योंकि अब तो 9 बज चुके हैं, लेकिन इस वक्त तक सूरज निकल चुका होता है, मतलब साफ हो चुका है। तो लेकिन अभी तक वैसे ही फॉग नज़र आ रही है। कम से कम दर्जा हरारत पर आप नज़र डाल रहे हैं 6 डिग्री सेंटीग्रेड, ज़्यादा से ज़्यादा 18 डिग्री सेंटीग्रेड रहेगा। इसके बाद इस्लामाबाद की बात करते हैं। तो इस्लामाबाद में सूरज निकला हुआ है, कम से कम दर्जा हरारत 3 डिग्री सेंटीग्रेड, ज़्यादा से ज़्यादा 17 डिग्री सेंटीग्रेड रहेगा। इस्लामाबाद के बाद रुख करते हैं कराची का। कराची में बहुत ज़्यादा कल ठंड थी और बहुत तेज़ हवाएं चल रही थी। सूरज बहरहाल निकल रहा है, लेकिन सर्दी की जो शिद्दत है उसमें कमी वाकई अभी नहीं हुई है, क्योंकि हवाएं बहुत ठंडी है। कम से कम दर्जा हरारत 12, ज़्यादा से ज़्यादा 26 डिग्री सेंटीग्रेड रहेगा। कराची के बाद रुख करेंगे पेशावर का। और पेशावर की सूरत हाल ये है कि पेशावर में दर्जा हरारत कम से कम 4 डिग्री सेंटीग्रेड और ज़्यादा से ज़्यादा 17 डिग्री सेंटीग्रेड रहेगा। पेशावर के बाद कोयटा की सूरत हाल आपको बताते हैं। तो कोयटा में पारा -2 तक जाएगा कम से कम, और ज़्यादा से ज़्यादा 12। और हम देख रहे हैं कि कोयटा में फिर एक दफ़ा सर्दी की लहर है और सर्दी बरकरार है। इसी तरह आज़ाद कश्मीर में भी सर्दी बढ़ गई है, -4 डिग्री सेंटीग्रेड रहेगा कम से कम दर्जा हरारत, और ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 7 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा सकता है। तो मौसम की सूरत हाल से हमने आपको आगाह, मौसम खासा ठंडा है, और मौसम में अपना ख्याल रखें, अपने आप को कवर करके रखें, गर्म चीज़ों का इस्तेमाल करें, खाने में सूप्स वगैरह का इस्तेमाल करें, ताकि आपकी आवाज़ मेरी जैसी ना हो, आपका गला मेरे जैसा ना हो, क्योंकि इतने ज़्यादा इन्फेक्शंस हैं। और सबसे ज़्यादा जो है ना वो फ्लू होता है, और जो है गला ख़राब होता है, खांसी होती है, बच्चों को जो है ना वो बहुत ज़्यादा ख्याल रखना पड़ता है। तो इस मौसम में खुसूसी तौर पर अपनी सेहत का ख्याल रखें, अपने घर वालों का ख्याल रखें। हम अपने सेगमेंट में आगे बढ़ेंगे, और अब आपको जो इशू हम शामिल करने जा रहे हैं वो बच्चों से मुताल्लिक ही है कि हम देखते हैं अक्सर स्कूल्स में हमारे जो खस्ता हाली का शिकार स्कूल्स हैं,
वहाँ पर टॉयलेट्स नहीं हैं और जिसकी वजह से बच्चे जो हैं वो खासे परेशान होते हैं स्कूल्स के अंदर। ख़ास तौर पर बच्चियों की बात की जाए तो बिल्कुल सहूलियात का फुकदान है। वॉशरूम्स अगर मौजूद हैं भी तो इतने खस्ता हाल हैं, पानी नहीं होता है, टॉयलेट्स टूटे हुए होते हैं। अब जिसकी वजह से ज़्यादातर जो बच्चियां हैं वो टॉयलेट्स में जा भी नहीं सकती हैं, बुनियादी ज़रूरियात ही नहीं है उनके पास और पानी नहीं होता है, जिसकी वजह से और ज़्यादा परेशानी जो है वो बच्चियों की बढ़ जाती है। तो कितना ज़रूरी है, इन तमाम चीज़ों पर बात करेंगे। हमें ज्वाइन कर रहे हैं सलमान सूफ़ी साहब जो कि समाजी कारकुन हैं, इनसे सारे इशू पर बात करेंगे। वेलकम टू द शो सलमान सूफ़ी साहब, कैसे हैं आप? ठीक है, बहुत शुक्रिया आप सुनाएं, थैंक यू वेरी मच। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, हम ये देखते हैं कि एक तो स्कूल्स की जो हालत है इतनी ख़राब है, कोई फोकस नहीं है। लेकिन अगर खुसूसी तौर पे बात की जाए कि टॉयलेट एक बेसिक नेसेसिटी है, क्योंकि सुबह से बच्चे आते हैं और दोपहर तक मतलब 7-8 घंटे कम से कम स्कूल टाइम है। इतने घंटे बच्चे बच्चियाँ वहाँ पर रहते हैं, टॉयलेट्स ना होना, ब्रेक्स होते हैं, परेशान रहते हैं। अगर टॉयलेट्स हैं भी तो पानी नहीं है, टूटे फूटे टॉयलेट्स हैं। ये खस्ता हाली जो है वो कब तक? हम बात तो बहुत करते हैं स्कूल्स जो है ना वो बेहतर करेंगे, बनाएंगे, लेकिन कुछ भी नहीं होता है। बिल्कुल, ये सिर्फ मसला जो है ये स्कूलों तक अनफॉर्चुनेटली महदूद नहीं है। बाथरूम जो ख़ासतौर पे पब्लिक टॉयलेट्स हैं वो कहीं पे भी पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं है। स्कूलों में इसकी ज़्यादातर इसीलिए आता है इशू क्योंकि जो बच्चियां हैं वो 60% जो बच्चियां हैं वो 6वीं जमात तक पहुंचने के बाद ही वो स्कूल जाना छोड़ देती हैं, क्योंकि वहाँ पे उनको टॉयलेट्स फ्राहम नहीं किए जाते। और पाकिस्तान जो है वो इस वक्त 5वें नंबर पे है एक ऐसी जगह पे कि जहाँ पे लोग ओपनली बाथरूम जो है ओपन जगहों पे बाथरूम यूज करते हैं, क्योंकि पब्लिक फैसिलिटीज मौजूद ही नहीं है। तो ये मसला जो है ये एक निहायत गंभीर मसला है जिस पे अनफॉर्चुनेटली कभी तवज्जो नहीं दी गई कि ये हमें इसकी वजह से यूएन की रिपोर्ट के हिसाब से $2.5 बिलियन सालाना का नुकसान पाकिस्तान बर्दाश्त करता है, क्योंकि हमारे पास टॉयलेट्स मौजूद नहीं है। और उसकी वजह से जो बीमारियां होती हैं वो फिर हम उसका इलाज करने में तो हम अपने रिसोर्सेज सर्व करते हैं, हॉस्पिटल बनाते हैं, डॉक्टर्स को ट्रेन करते हैं, लेकिन जिसकी वजह से वो बीमारियां हो रही है उस पर तवज्जो नहीं दी जाती। तो ये इसीलिए जो ये बाथरूम का मसला हल करने के लिए हम अब कैंपेन हमने स्टार्ट की है, साफ बात, जो हमारे सलमान सूफी फाउंडेशन की तरफ से स्टार्ट की गई है। और इसका मकसद ये है कि पब्लिक टॉयलेट्स जो हैं वो हम बनाने लगे हैं कि जो कि प्रॉपरली पोर्टेबल पब्लिक टॉयलेट्स होंगे, और इनका मकसद ये होगा कि वहां पे औरतें जो हैं वो इजीली जो है वो उसको साफ सुथरी जगह पे यूज कर सकें। और इसमें हम जो पायलट ये भी बताइएगा कि ये जो आप काम कर रहे हैं बड़ा कोर है, क्योंकि हम उस तरह से सोचते नहीं है इस चीज़ को, किसी ने इतना क्विकली हाईलाइट नहीं किया। बड़ी ज़बरदस्त बात है। सबसे पहले किस शहर से आगाज़ कर रहे हैं आप लोग काम करने का? क्योंकि देखिए बहुत बड़ा क्योंकि प्रोजेक्ट है, क्योंकि आपने पूरे मुल्क में ये कभी हुआ नहीं। और आपको मैं बताऊं तो आपको भी ये हंसी आएगी कि लाहौर जैसे बड़े शहर या कराची जैसे बड़े शहर में सिर्फ 7 और 21 नंबर के टॉयलेट्स हैं, कि जो कि आटे में जीरे के बराबर वो चीज़ है। तो हमने इसीलिए जो पायलट है वो लाहौर में LDA के साथ मिलकर और कराची में कमिश्नर ऑफिस के साथ मिलकर हम स्टार्ट कर रहे हैं कि 4 पब्लिक टॉयलेट्स जो हैं वो हम पैकेजेस सूफी और हार्पिक के साथ मिलकर इन दोनों शहर के अंदर बनाएंगे। और मैं आपके प्रोग्राम के तहत भी ये कहूंगा कि जो बाकी भी कंपनीज हैं वो भी इसमें शामिल हों, क्योंकि ये एक हम सबका मसला है। तो पब्लिक टॉयलेट्स जो हम, ताकि इनको, हमारा मकसद ये है कि जितनी भी पंजाब की कॉलेजेस हैं लड़कियों के, और जितने भी सिंध के और KP के कॉलेजेस हैं, बलोचिस्तान के, उन तमाम जगहों पे हम ये पब्लिक टॉयलेट्स बना सकें, ताकि जो बच्चियां हैं वो ना सिर्फ स्कूल और कॉलेज को आसानी से आ सकें और उनको छोड़ना ना पड़े। क्योंकि आप अगर पेरेंट्स हैं तो आप क्यों सोचें कि आप अपनी बच्ची को क्यों भेजेंगे किसी ऐसी जगह पे पढ़ने के लिए जहां पे टॉयलेट ही नहीं है, और उसको वहां पे चादर लगा के तो बाथरूम यूज करना पड़ रहा है। तो वो ये एक बहुत बड़ी बेसिक चीज है कि जिसके लिए हम गवर्नमेंट से भी और प्राइवेट कंपनी से भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमारे साथ कोलैबोरेट करें। तो हुकूमती सतह पर आप लोगों की मदद करने की कोई यकीन दहानी कराई गई है? बताया गया कि जी हाँ एक अच्छा प्रोग्राम है और हुकूमत भी आपके साथ ऑन बोर्ड होना चाहती है इस पर? जी हमने रिक्वेस्ट की भी है। जिस तरह लाहौर में जो LDA है वो हमारे साथ कोऑपरेट कर रही है, उन्होंने हमें अपनी यकीन दहानी कराई कि वो करेंगे, और कराची में कमिश्नर ऑफिस कर रहा है, और सिंध गवर्नमेंट ने भी हमें कहा है कि हम सपोर्ट करेंगे। लेकिन हम फाइनेंशियल सपोर्ट को ज्यादा काउंट कर रहे हैं, क्योंकि इसमें ऑब्वियसली सिर्फ अच्छी विल से काम नहीं होता, आपको उसके लिए इन्वेस्ट भी करना पड़ता है। तो लेकिन कंपनीज जो हमारे साथ आई हैं उन्होंने बहुत अच्छा एक किया है, लेकिन अब हमें जरूरत यह है कि गवर्नमेंट्स भी इसके अंदर आए और वो फाइनेंशियली भी इन्वेस्ट करें। तो स्टार्ट जो है यानी आप स्कूल्स पे और पब्लिक टॉयलेट से स्टार्ट करेंगे?
डिफरेंट जगहों पर आप बनाएंगे पोर्टेबल टॉयलेट्स? नहीं, स्टार्ट हम पब्लिक प्लेसेस से करेंगे, जिस तरह लाहौर में 4 जगहों से करेंगे और कराची में 4 जगहों से करेंगे, और फिर उसके बाद जो है हम इसको लेके तो इंटीरियर जो सिंध और पंजाब के स्कूल्स के अंदर ले जाएंगे, जिसके लिए हम गवर्नमेंट से मीटिंग्स भी कर रहे हैं कि हमें एक्सेस दी जाए कि ताकि हम वहां पे ये जो है वो काम कर सकें। और इसके अलावा डिफरेंट जो डोनर एजेंसीज हैं उनके साथ भी हमारी मीटिंग्स चल रही हैं ताकि हम कर सकें। स्कूल्स की अगर बात की जाए, वहां पर एक तो हालात बहुत ज्यादा खराब हैं यकीनी तौर पर, लेकिन अगर खास तौर पर हॉस्पिटल्स वगैरह की बात की जाए, पब्लिक प्लेसेस की बात की जाए जहां पर पब्लिक डीलिंग होती है, वहां पर कोई पुरसाने हाल नहीं है इन वॉशरूम्स का, इन चीज़ों का। और फिर वही वाली आपकी वाली बात कि बहुत ज़्यादा बीमारियां फैलती हैं, तो नेक्स्ट लेवल पे जाके क्या हॉस्पिटल्स या पब्लिक प्लेसेस में जिस तरह से हम बात करते हैं जहाँ पर गैदरिंग्स वगैरह होती हैं, और उनकी सफाई सुथराई पर भी क्या कोई काम प्लान कर रहे हैं आगे? ये जो हमारा प्रोजेक्ट है साफ बात, इसका सबसे बड़ा जो कंपोनेंट है वो है ये कि इसकी मेंटेनेंस और इसकी सस्टेनेबिलिटी, कि आपको उस तरह नहीं लगेगा कि अभी भी अनफॉर्चुनेटली अगर आप हमारे एयरपोर्ट्स पे भी जाएं तो वहां पे भी बाथरूम जो है ना वो इतनी अब हाई प्रोफाइल जगह है जहां पे आप जाते हैं, लेकिन वहां पे भी बाथरूम साफ नहीं है। तो हमारा सबसे बड़ा मकसद ही इस प्रोग्राम का है कि इनको ना सिर्फ साफ रखा जाए, इनको मेंटेन करने के लिए प्रॉपर हमारे फाउंडेशन का स्टाफ होगा जो कि उसकी मेक श्योर करेगा कि वो उस तरह साफ रहें, और ये एक प्रेसिडेंट सेट हो। क्योंकि देखें ये मसला सिर्फ औरतों के तक महदूद नहीं है, अगर जहां पे भी लोग ओपनली बाथरूम यूज करते हैं तो वो सिर्फ वो बीमारियां जो है ना वो बहुत ज्यादा फैलती हैं। ये अभी भी जो आप बात कर रहे हैं कि कोरोना वायरस आ जाएगा पाकिस्तान में तो क्या होगा, तो भाई अगर आप अपनी बेसिक जगहों को साफ ही नहीं रखेंगे तो कोरोना क्या हर किस्म के वायरस आएंगे और आप उसको बचाने के लिए कुछ नहीं कर सकेंगे। तो ये एक बड़ी बेसिक चीज है कि अगर हम अपने साफ ऑफिस में बैठते हैं या हम अपने अच्छी जगहों पर बैठ के जो बाथरूम यूज करते हैं तो हम ये भूल जाते हैं कि जो बाहर आवाम हमारी है जिसके पास ये एक्सेस ही नहीं है, जब वो बीमार होंगे तो वो ऑब्वियसली हम तक भी बीमारी पहुंचेगी, हम उससे बचे नहीं रहेंगे। तो ये इसलिए ये वो इस खौल से हमें कचरे के खौल से निकलना पड़ेगा और एहसास करना पड़ेगा कि अगर पाकिस्तान में पब्लिक टॉयलेट्स को हर जगह पे, हर अस्पताल में, हर ऑफिस में सही तरह से इंप्लीमेंट नहीं किया जाएगा तो आपको हर किस्म की बीमारी, हर किस्म के वायरस जो हैं वो ना सिर्फ अटैक करेंगे बल्कि आपकी इकोनॉमी को क्रिपल करेंगे। सलमान, हम बात कर रहे हैं कि सफाई सुथराई की सूरत हाल वो भी आपको खुद ही देखनी पड़ेगी या एक दफा आपने एस्टैब्लिश कर दिया और फिर जिस तरह से सफाई होती है रोड्स वगैरह पे हम देख रहे होते हैं जो अमला काम कर रहा होता है हुकूमत की तरफ से, वो उनको डील करेगा और साफ सुथराई करेगा? नहीं, वो हमारी जिम्मेदारी होगी। जो सलमान सूफी फाउंडेशन की सबसे बड़ी कोर जो हमारी स्पेशलिटी ही इंप्लीमेंटेशन है, जिस तरह हमारा वुमेन ऑन व्हील्स प्रोग्राम है, हमारे और प्रोग्राम्स हैं, तो हम खुद इंप्लीमेंट करते हैं, हम कभी भी आउटसोर्स नहीं करते। इसीलिए हमारे प्रोग्राम सक्सेसफुल रहते हैं कि हम जब बनाते हैं तो हमारी अपनी टीम उसको ना सिर्फ मैनेज करती है, मॉनिटर करती है, बल्कि उसकी तमाम तरफ जो जरूरियात है वो हम खुद पूरी करते हैं। तो इसीलिए वो फिर हमारी उसमें खुद इन्वेस्टमेंट होती है कि हम मेक श्योर करते हैं कि वो चीज बाथरूम जो है वो उसी मेंटेन रहे और उसी तरह हालत में रहे। और इसमें लेकिन जो एक पॉइंट मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि आप भी अपने प्रोग्राम में रेज करें कि अवाम को भी एजुकेशन देने की जरूरत है कि जब आप बाथरूम यूज करें तो पानी को जाया ना करें, वहां पे गंद मत डालें, वहां पे उसको साफ करके वापस निकलें ताकि जो अगली जिस बंदे ने यूज करना है उसको साफ सुथरी जगह पे मिले। क्योंकि कंपनीज या हम फाउंडेशन तो कर सकते हैं एक लेवल तक, लेकिन जब तक अवाम खुद नहीं इसमें पार्टिसिपेट करेगी तो वो कितनी हद तक सक्सेसफुल होगा। अक्सर मसला ये भी होता है सलमान के पब्लिक प्लेसेस पर टॉयलेट्स तो बना दिए जाते हैं और हम अक्सर देखते हैं कि शॉपिंग प्लेसेस पे भी जो है हमारे जो बाजार्स वगैरह है वहाँ पर कुछ जगहों पर टॉयलेट्स मौजूद हैं, लेकिन एक तो गंदे बहुत हैं, वही मसला, एक तो हमारी आवाम का भी मसला और फिर सफाई सुथराई का कोई निज़ाम नहीं होता। दूसरी तरफ ये कि चार्ज भी करते हैं वो, लेकिन उसके बावजूद सफाई नहीं रखते। आपने पैसे रखे होते हैं कि 20 रुपए दे दें, 10 रुपए दे दें, लेकिन उसके बावजूद जो है वो फैसिलिटी नहीं मिल रही होती। क्या आप लोग भी कुछ फी चार्ज करने वाले? हम शुरू में तो बिल्कुल कोई फी चार्ज नहीं करेंगे, लेकिन उसके बाद हमारा जो सेकंड मॉडल आएगा, क्योंकि हमने उसको सस्टेनेबल बनाना है, तो हम उसमें फिर इंट्रोड्यूस करेंगे, हम देखेंगे कि हम किस किस तरह की सर्विसेज दे रहे हैं। लेकिन अभी तक फिलहाल हमने इस पे कोई प्राइसिंग स्ट्रक्चर जो है वो इंट्रोड्यूस नहीं किया। लेकिन इसको सस्टेनेबल बनाने के लिए हमें इवेंचुअली इसके ऊपर जाना पड़ेगा ताकि हम मेक श्योर कर लें कि वो हम उसकी जो सैलरी, क्योंकि हमने वहां पर जो बंदे हायर करने हैं, जो सैनिटेशन वर्कर होंगे, हम उनको वहां पे अच्छी देना चाहते हैं ताकि वो सफाई भी अच्छी तरीके से करें। क्योंकि जो आपने भी पॉइंट रेज किया ना,
ना, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आप 20 रुपए दे रहे हैं तो वो सफाई नहीं मिल रही, क्योंकि आप खुद देखें कि अगर आपकी सैलरी या मेरी सैलरी में हमने घर चलाना है तो जो सैनिटेशन वर्कर है उसको हम अगर 100-200 रुपया दे रहे हैं तो उसने भी तो घर चलाना है, तो अगर उसको हम अच्छे तरीके से सैलरी देंगे तो वो अच्छी सफाई भी करेगा, अगर वो अच्छे तरीके से उसको पैसे नहीं देंगे तो वो सफाई भी अच्छी तरीके से सही बात है सलमान, और ये दोनों तरफ से है कि दोनों एंड्स पे जो है ना वो अपना अपना रोल अदा करने की जरूरत है। बहुत शुक्रिया सलमान, आप हमारे साथ मौजूद है और बड़ा जबरदस्त काम आप करने जा रहे हैं, और जो है काफी ज्यादा लोगों को ऑन बोर्ड और ज्यादा हुकूमत के साथ मिलकर, ताकि ज्यादा काम जो कि हमारे मुल्क में नहीं हुआ है इसे और बड़े पैमाने पर ले जाके जो है वो किया जा सके और आवाम को फैसिलिटेट किया जा सके। लेकिन आवाम की भी ये जिम्मेदारी है कि जब भी आप किसी पब्लिक प्लेस पे जाएं या आप कोई भी वॉशरूम इस्तेमाल करें तो जैसे आप अपने घर के वॉशरूम को साफ करते हैं, उसकी केयर करते हैं, वहां पर सफाई सुथराई करके निकलते हैं, तो आप पब्लिक प्लेस पे भी करें। आप ही को आसानी होगी, किसी और को नहीं होगी, और अगर किसी और के लिए भी आसानी पैदा कर देंगे तो भाई सवाब आपको भी मिलेगा। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। आज ये जानने की कोशिश करेंगे कि एक तो जो वायरसेस हैं वो इतने ज़्यादा दुनिया में आ चुके हैं और मुख्तलिफ तरह की चीज़ें आती जा रही हैं, बीमारियां बढ़ती जा रही हैं, तो एक तो कुव्वत मुदाफ़ियत कैसे पैदा करनी है ताकि ये जो हमारा इन्वायरमेंट है उनमें हम सर्वाइव कैसे करें, एक तो सबसे अहम बात ये है। और फिर दूसरी बात ये कोरोना वायरस से मुतालिक इंतहाई जो है वो तशवीश पाई जा रही, क्योंकि हलाकतों में बतदरीज इजाफा होता जा रहा है। अब तक 259 अफराद हैं जो कि मर चुके हैं इस वायरस की वजह से, चीन में शिकार हो चुके हैं इस वायरस का, और इसके अलावा 11,700 से ज़ायद लोग हैं जो अभी इसमें मुब्तला हैं, जिन्हें ट्रीट करने की कोशिश की जा रही है, जिन लोगों में इस वायरस की तशख़ीस हुई है। तो क्या किस तरह के जो इक़दाम हैं वो करने की ज़रूरत है आलमी सतह पर, क्योंकि इंटरनेशनल एमरजेंसी इस वायरस की वजह से डिक्लेयर कर दी गई है, और कोरोना वायरस से मुतालिक पाकिस्तान में क्या इक़दाम किए जा रहे हैं, इससे बचाव कैसे मुमकिन है, इन तमाम चीज़ों पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ जो मेहमान मौजूद हैं उनमें पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट हैं प्रोफेसर आयशा ईसानी साहिबा, उन्हें वेलकम करेंगे इस्लामाबाद स्टूडियो से। अस्सलाम वालेकुम आयशा साहिबा, कैसी हैं आप, ठीक है? अस्सलामुअलैकुम, थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया आपका कि आपने बुलाया है बिल्कुल इस टॉक के लिए। बिल्कुल अभी करते हैं, और साथ साथ हमारे साथ डॉक्टर सहर चावला भी मौजूद होंगी, जिनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार ये वायरसेस हमला आवर कैसे हो जाते हैं, और फिर क्या आपको जो इम्यूनिटी है उसका कितना स्ट्रॉन्ग होना और उसको स्ट्रॉन्ग करने में किन चीज़ों का रोल हो सकता है, इन तमाम चीज़ों पर बात करेंगे। सबसे पहले आयशा आपकी तरफ बढ़ते हैं कि एक तो जो आलमी एमरजेंसी इस वक्त नाफिज कर दी गई है कोरोना वायरस से रिलेटेड, और ये कहा जा रहा है कि अभी तक इसका कोई सोल्यूशन नहीं मिला है, कोई मेडिसिन नहीं है, कोई इंजेक्शन नहीं तैयार किए गए हैं, क्या अपडेट्स हैं, क्या शेयर करेंगी? देखिए, मैं तो पाकिस्तान के हवाले से और उसमें फिर इस्लामाबाद के हवाले से बात करूंगी। यहाँ जो डिफरेंट इक़दाम किए गए हैं, सबसे पहले तो जो हमारा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ है उधर ये सारी किट्स मंगाई जा रही हैं जिससे डिटेक्शन हो। पाकिस्तान में मेन मसला ये है कि अभी तो डिटेक्शन के लिए किट्स ही नहीं है, किट्स मंगाई जा रही हैं। उसके अलावा जो है हॉस्पिटल्स पे जो है क्वारंटीन की फैसिलिटी है कि जो मुसाफिर आते हैं स्पेशली चीन से या जिनका रूट में जो है चाइना आ रहा है, वो अगर सिम्टम्स के साथ हैं तो उनको जो है उनकी टेस्टिंग हो, उनको अलग रखा जाए। जो डिफरेंट सिम्टम्स हैं वो आपको पता है, जैसे कॉफ है, ब्रेथलेसनेस है, डायरिया, फीवर, ये 4 एक सिम्टम्स मेन है। तो इन सब मरीजों के लिए जो है वहाँ इक़दाम किए जा रहे हैं कि वो अलग हो। मास्क का इक़दाम है, बट आप देखिए कि जब तक डिटेक्ट ना हो कोई चीज़ तो किस तरह आप उसको कॉम्बैट करेंगे, और जब तक आपके पास क्वारंटीन फैसिलिटीज़, मैं बार बार ये कहूँगी कि अलग करना ऐसे मरीजों को 28 दिन का क्वारंटीन है, जब तक वो ऐसे हाउसिंग फैसिलिटी, हॉस्पिटल फैसिलिटी, इस किस्म की अकोमोडेशन फैसिलिटी नहीं बनती है तो ये चीज़ फिर एक से दूसरे में बिल्कुल वबा, आपको पता है, तेज़ी से फैल जाएगी। हमारे यहाँ भी बिल्कुल ऐसे ही है। डॉक्टर सहर चावला, ये जो वायरस है, ये जो वबा की हम बात करते हैं, ये वायरस किस तरह से फैलता है और इसके क्या क्या जो है ना वो कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, हमारी बॉडी के अंदर किस तरह से जाके रिएक्ट करते हैं, और ये जो अभी बातें हो रही हैं ख़ासतौर पर क्योंकि कोरोना की हम बात कर रहे हैं, अभी बहुत ज़्यादा हाइप है उस बात की, तो ये हवा में भी हो सकता है, उसके ज़रिए भी वायरस आ सकता है, सांस के ज़रिए हो रहा है, हाथ मिलाने से कहा जा रहा है लोगों को हो रहा है,
देखिए हमारे पास जिस तरह डिफरेंट तरह के जरासीम होते हैं, जिसकी एक ब्रॉड क्लासिफिकेशन है कि बैक्टीरिया हो गए, नाम सुना हुआ है, वायरसेस हो गए, बैक्टीरिया एक अलग टाइप के हैं, वायरसेस अलग टाइप के हैं, पैरासाइट्स, फंगस, इस तरह डिफरेंट टाइप के हमारे पास जरासीम हैं, ठीक है, जो इन्फेक्शन करते हैं। इसमें हमें ये समझने के लिए कि हमें वायरसेस के अगेंस्ट अपनी क़ुव्वत मुदाफ़ियत किस तरह स्ट्रॉन्ग करनी है, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझने की ज़रूरत है कि वायरल इन्फेक्शन फैलता किस तरह है। वायरस का बेसिकली क्या काम होता है कि जो वायरल इन्फेक्शन है वो खुद से नहीं फैलता, उसको एक होस्ट, एक शिकार की ज़रूरत होती है, जिसको अंग्रेज़ी ज़ुबान में आप होस्ट कहते हैं। वायरस जब आपके बिल्कुल हवा से भी फैलता है, वायरस जब आपके होस्ट सेल में, चाहे उसका होस्ट कोई एनिमल है, कोई जानवर है या कोई इंसान है, जब उसमें इंट्रोड्यूस होता है तो वो उसका जो डीएनए है, जो उसका जेनेटिक मटेरियल है, उसको अपने कब्जे में कर लेता है, उसको किडनैप, उसको हाईजैक कर लेता है। और जब वो होस्ट का डीएनए हाईजैक कर लेता है तो वो अपना इन्फेक्टेड, अपना जर्म्स वाला डीएनए उस होस्ट में दे देता है। अब वो सेल जो बॉडी में मल्टीप्लाई होगा, सेल्स में ग्रोथ होती है, बॉडी की डेवलपमेंट होती है, तो वो अपने जेनेटिक मटेरियल को मल्टीप्लाई नहीं करेगा, वो उस जरासीम, वो उस वायरस के जेनेटिक मटेरियल को मल्टीप्लाई करेगा और इस तरह इन्फेक्शन स्प्रेड करेगा। अब जाहिर है इन्फेक्शन स्प्रेड करने का प्रिवेंशन, प्रिकॉशन इज़ ऑलवेज बेटर देन क्योर। इन्फेक्शन को स्प्रेड करने का बेहतरीन तरीका यह है कि आपके जिस्म का दिफा ही इतना स्ट्रॉन्ग हो कि वो इन्फेक्शन को शुरू के स्टेज में ही काबू कर ले। जो हम वायरस की बात करें आज, चूँकि कोरोना वायरस की बात करें, कोरोना वायरस आपके पास जिस तरह अगर काऊ, जानवरों में बात करी जाए, काऊ में वो डायरिया वगैरह कराता है, जीआई सिस्टम अपसेट करता है, ह्यूमंस में वो आपके पास आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम पहले इन्फेक्ट करता है, ठीक है। अब आपका जब रेस्पिरेटरी सिस्टम अफेक्ट करता है तो हमें अपनी न्यूट्रिशन में उन खानों की को, मिनरल्स को, न्यूट्रिएंट्स को इंक्लूड करने की जरूरत है जो आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करते हैं, जिसमें सबसे पहले आपके पास विटामिन सी आ जाता है। अब वायरल इन्फेक्शन के बारे में एक इंटरेस्टिंग या एक परेशान वाली बात एसोसिएटेड ये है कि इससे पहले कि किसी भी वायरल इन्फेक्शन के सिम्टम्स, डिजीज के सिम्टम्स शो होना शुरू हो, एक पीरियड होता है जब तक वो वायरस अपना सिम्टम शो नहीं कर देता, उसको इंक्यूबेशन पीरियड कहते हैं। वो फैलना उस इंक्यूबेशन पीरियड में ही शुरू हो जाता है और उसका जो ज्यादा फैलाव होता है ना, मैं किसी भी वायरस की बात कर रही हूँ, वो जब सिम्टम्स जोर से शुरू होते हैं, वो शुरू के 3-4 दिन तक होता है इंक्यूबेशन पीरियड से लेकर। अब जब सिम्टम्स आपके शुरू हो गए तब तो आपको पता है आपने एहतियात करनी है, लेकिन जिस दौरान वायरस अपने होस्ट को हाईजैक करके मल्टीप्लाई करे उस दौरान तो आपको नहीं पता। इस वजह से वायरल इन्फेक्शन का जो स्प्रेड होता है वो अनकंट्रोल्ड होता है। सही, तो इसके लिए इम्यूनिटी का स्ट्रॉन्ग होना जरूरी है। अब वो कैसे करेंगे, विटामिन सी की भी आपने बात की, और भी आपसे इस बारे में बात करेंगे। अच्छा आयशा, एक और बड़ा मसला ये है कि बड़ा तजब्जुब का शिकार हैं, बड़ा इस्तराब पाया जा रहा है इस वक्त, क्योंकि जो चीनी बच्चे तालिब इल्म, पाकिस्तानी तालिब इल्म जो है चीन में तालीम हासिल कर रहे हैं, उनकी फैमिलीज काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं कि उनको आखिरकार क्यों नहीं लाया जा रहा है पाकिस्तान वापस। तो बेसिक वजह इसके पीछे क्या है और क्या इकदाम किए जा रहे हैं इस हवाले से, प्रोसेस क्या कायम बनाया गया है? देखिए कि जाहिर है हम सब उतने ही हमारे बच्चे हैं जिस तरह वो अपने पेरेंट्स के बच्चे हैं, वो सब, हम सब पाकिस्तानियों के लिए वो हमारे बच्चों की तरह है। लेकिन याद रखिए कि जैसे मैंने कहा क्वारंटीन का वर्ड, अगर 28 दिन वो वहाँ रहेंगे इंशाल्लाह वो ठीक रहेंगे और उनकी एक महफूज जगह में होंगे, वो शायद इधर से बेहतर ही इक्विप्ड प्लेस और हैंडलिंग होगी, क्योंकि वो लोग अब इसको कॉम्बैट करें। क्योंकि अगर ऐसे बच्चों को ड्यूरिंग डिजीज़ ऑफ इन्फेक्शन ले आया जाएगा तो आप देखिए कि कितने और बच्चे, कितने और लोग अफेक्ट होंगे। तो आई थिंक जो मिनिमम पीरियड है उनको वहाँ रख के उसके बाद जो है, और साथ ही उनकी टेस्ट और किट्स एक्सेट्रा वहाँ अवेलेबल है, उनकी टेस्टिंग करके जो बच्चा जो है उस पीरियड में से निकल आता है उसको जो है ट्रांसपोर्ट कर दिया जाना चाहिए। तो 28 डेज का पीरियड क्यों रखा गया है, इसमें क्या होगा? और जी इन 28 डेज में क्या वो कर रहे हैं प्लान? जी 28 डेज में ये है कि जो जी सो बेसिकली जो ये होता है कि जो वायरस का है, एक तो इंक्यूबेशन पीरियड है जैसे डॉक्टर साहिबा ने बताया, उसके बाद वायरस के सिम्टम्स मैनिफेस्ट होते हैं और फिर बॉडी उसको ओवरकम कर लेती है। इसकी दवा नहीं है, द बॉडी हैज टू फाइट आउट द इलनेस ऑफ द वायरस इटसेल्फ। सो द 28 डे पीरियड इज व्हाट, व्हेन यू गेट इन्फेक्टेड, इफ यू गेट इन्फेक्टेड एंड देन यू फाइटिंग आउट एंड यू गेट थ्रू दैट पीरियड। तो ये ब्लड टेस्ट के ऊपर मुनहसर है, जिनके जो नहीं हैं इन्फेक्टेड और वो हैं दे कैन बी ब्रॉट हेयर, बट हाउएवर जो इन्फेक्टेड हैं वो क्वारंटीन में रहे। जब वो टाइम पीरियड ख़त्म हो उसके बाद उनकी जो है डिफरेंट एंटीबॉडीज़ की जो है डिफरेंट डिसाइफरिंग होती है ड्यूरिंग द लेटेंट पीरियड, यानी कि दे हैव गॉटन ओवर इट, और फिर उनको लाया जा सकता है। तो आई थिंक दिस इज़ अ साइंटिफिक बेसिस है सब के पीछे, और हमें भी लॉजिकली लोगों को बताना चाहिए कि दैट्स द साइंटिफिक बेसिस बिहाइंड द चिल्ड्रन के कब वो ट्रांसपोर्ट बैक होंगे, वरना इसी तरह जो है लोगों में जो है ना परेशानी फैल रही है इस चीज़ की।
जी, तो आप क्विकली ये भी बता दीजिएगा आयशा के रिकमेंडेशंस क्या हैं कि हम किस तरह से प्रिवेंट कर सकते हैं खुद को इन तमाम वायरसेस की हम जो बात कर रहे हैं बचने के लिए, और फिर अभी किन हिफाजती इक़दाम की ज़रूरत है? जी, एक तो ये है कि इसकी अर्ली डिटेक्शन होना चाहिए। क्वारंटीन, जैसे मैंने कहा, ये जो है ना कि हॉस्पिटल्स में वार्ड बनाए जा रहे हैं और वहाँ लोग रखे जाएंगे जो इस सिम्टम्स से आ रहे हैं, वो भी ठीक नहीं है। वो इकदाम इसलिए ठीक नहीं है क्योंकि बाकी मरीज तो वैसे ही बीमार है, इम्यूनो सप्रेशन है, उनकी इम्यूनिटी कम हुई हुई है, तो वो तो वैसे ही दे विल गेट अफेक्टेड बाय दैट वायरस। सो वी शुड हैव सेपरेट फैसिलिटीज, फैसिलिटीज सही लफ्ज है, जहां आपकी बेसिक नर्सिंग केयर और आपके जो है यू नो डॉक्टर्स, यू डोंट नीड टू हैव स्पेशलिस्ट देयर, स्पेशलिस्ट कैन विजिट, यू नीड टू हैव बेसिक मेडिकल ऑफिसर्स विद बेसिक नॉलेज, फैसिलिटीज, गुड नर्सिंग केयर, और जो है ऐसे लोगों को एक फैसिलिटीज में करना चाहिए ताकि जो इम्यून कॉम्प्रोमाइज्ड है, यानी कि जो पहले से ही बीमार हैं और जिनको और बीमारियां हैं और बूढ़े लोग हैं और वो है, से दूर रखें। मास्क का इस्तेमाल करना इट्स अ गुड तदाबीर, बट ये है कि आपको होल स्केल, मैस स्केल पे ये चीज़ करनी पड़ेगी फैसिलिटीज़ की, जो कि अभी तक नहीं हो रही। बिल्कुल ऐसे ही है। सहर, जब हम बात करते हैं इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग बनाने की, तो किन चीज़ों का फैक्टर होता है अपना इम्यून सिस्टम में स्ट्रॉन्ग करने के लिए? जब मैं न्यूट्रिएंट्स में बात कर लूँ तो इम्यूनिटी की आर्मी को जो पुश करता है, जो तेज़ करता है, और ख़ासतौर पे वायरल इन्फेक्शंस के लिए वो हमारे पास विटामिन सी है। और इस वक्त हम ब्लेस्ड बहुत ज़्यादा हैं क्योंकि विटामिन सी सबसे हमारे पास सिट्रस फ्रूट्स में होता है। इस वक्त हमारे पास मौसमियाँ, ऑरेंजेस, ये सब बहुत ज़्यादा है। थोड़ा सा इसको मैं एक्सप्लेन करना चाहूँगी बायोकेमिकली और मेडिकली कि विटामिन सी करता क्या है। क्योंकि हम वायरल इन्फेक्शन की बात करें, डॉक्टर साहिबा ने भी कहा कि वंस यू आर इन्फेक्टेड विद द वायरस विल कंप्लीट इट्स साइकिल। वो अपनी साइकिल कंप्लीट करेगा। आप सिम्टम्स तो क्योर कर सकते हैं, यू कैन नॉट स्टॉप द वायरस फ्रॉम कंप्लीटिंग इट्स साइकिल, लेकिन आप सिम्टम्स को कम कर सकते हैं। या तो आप सिम्टम्स को कम कर सकते हैं या आप वायरस को उस वक्त रोक सकते हैं जब उसने इनिशियली रेप्लिकेट करना है, तो आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। हमारे पास जो एंटी वायरल ड्रग्स होती है, मेडिसिन होती है, उसमें बहुत पॉपुलर क्लास ऑफ ड्रग्स है, उनको आप कहते हैं इंटरफेरॉन्स। अब ये इंटरफेरॉन्स सिर्फ सिंथेटिक यानी दवाइयों की सूरत में नहीं होते, ये बॉडी के नेचुरल इंटरफेरॉन्स भी होते हैं। विटामिन सी क्या करता है, आपके पास दो टाइप के इंटरफेरॉन्स होते हैं, अल्फा एंड बीटा, जो ग्रुप 1 इंटरफेरॉन्स के अंदर आते हैं। विटामिन सी आपकी बॉडी में ग्रुप 1 इंटरफेरॉन्स की प्रोडक्शन उस वक्त ज्यादा कर देता है जब वायरस इंट्रोड्यूस होता है। ठीक है। अगर आपकी बॉडी में एक हेल्दी फीमेल की डेली विटामिन सी की रिक्वायरमेंट 75 मिलीग्राम और एक हेल्दी मेल आदमी की रिक्वायरमेंट 90 मिलीग्राम होती है, अगर आप अच्छा विटामिन सी लेते हैं तो आपकी बॉडी में इंटरफेरॉन, टाइप 1 इंटरफेरॉन के लेवल ज्यादा होंगे और ऑफ कोर्स वो हेल्प कर सकता है वायरस को रेप्लिकेट ना होने में। इसके अलावा विटामिन सी आपके पास आपके इम्यून सिस्टम में दो टाइप के सेल्स की प्रोडक्शन ज्यादा करता है। एक होते हैं कैपिटल एन कैपिटल के नेचुरल किलर सेल्स, और एक होते हैं आपके पास साइटोटॉक्सिक टी लिम्फोसाइट्स। ये आप दोनों समझ लें कि हमारे पास उन सेल्स की आर्मी को इंक्रीज करे जो बॉडी में जब भी बाहर से कोई डेंजर आता है उसको डिटेक्ट करती हैं, अटैक करती हैं और उसको आपके पास स्प्रेड होने से रोकती हैं। ठीक है। शायद लोगों को इतना ये नहीं नॉलेज कि जो आंवला है, आंवला का यूज बहुत ज्यादा करें। आंवला इज द रिचेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन सी। किन्नू और मौसमी से भी ज्यादा विटामिन सी आंवला में होता है। अमरूद खाएं, पीयर्स खाएं, स्ट्रॉबेरीज खाएं। जो नेचुरल इंग्रेडिएंट्स है उनका तो फिर कोई नेमुल बदल है नहीं ना। आयशा, क्विकली ये भी बता दीजिएगा प्लीज कि ये जो मास्क वगैरह का इस्तेमाल करते हैं, इससे आप कितना हद तक बच सकते हैं? क्योंकि हम निगलेक्ट कर रहे होते हैं अक्सर कि जनाब नहीं ठीक है बस चले जाएंगे ऐसी। जी, ये ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है, यानी कि आप देख रहे हैं कि थूक से, सांस से, और दैट्स द वे एक्चुअली सिक्रीशन से जो है, और वो हम एक से दूसरे को लगती है। तो मास्क आर वेरी हेल्पफुल। दो किस्म के मास्क है, एक जो रूटीन है वो तो आई थिंक एवरीबडी शुड हैव, और जो आप जब स्मोक और स्मॉग होती है वैसे भी लोग लेते हैं। और एक है N95 मास्क जो कि बिल्कुल माइक्रो फिल्टर्स के लिए हैं, वो बिल्कुल जिनका कांटेक्ट हो ऐसे पेशेंट्स के साथ वो उनके लिए रेकमेंडेड है। ठीक है, लेकिन तो मास्क वगैरह का इस्तेमाल करें ताकि जो आप कर दिया जाए और लोगों में बिल्कुल मुख्तलिफ तरह के जो इन्फेक्शन है उनसे बच सकें। बहुत शुक्रिया आयशा, आप हमारे साथ मौजूद थी, आपने वक्त दिया। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। काफ़ी ज़्यादा हाइप बन चुकी है कि जनाब कोरोना वायरस है यकीनी तौर पर। अब ये भी बात है कि बहुत सारी दफ़ा ये भी चीज़ें गर्दिश कर रही हैं कि आलमी मीडिया में इसको बहुत ज़्यादा फोकस किया गया है, बहुत ज़्यादा दिखाया गया है। इन तमाम चीज़ों पर बात करेंगे। जनरल रिटायर्ड एजाज अमान साहब हमारे साथ मौजूद हैं जो कि डिफेंस एनालिस्ट हैं, वेलकम करेंगे शो में। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? ठीक है, थैंक यू
सबसे पहले तो एजाज अमान साहब, थैंक यू सो मच। एजाज अमान साहब, ये जो तशवीश पाई जा रही है, बहुत ज़्यादा बात हो रही है कि ये सिर्फ कोई एक मुल्क नहीं है चीन, 81 केसेस ऐसे रिपोर्ट हो चुके हैं पूरी दुनिया भर के दीगर ममालिक के अंदर जहां पर कोरोना वायरस की तशवीश हुई, लेकिन चीन से उनका ताल्लुक 3 से 4 लोगों का था। इसका मतलब दीगर ममालिक में भी ये चीज़ है, लेकिन उस तरीके से हाईलाइट नहीं हो रही जैसे कि चीन में की जा रही है। आलमी तौर पर आप क्या देख रहे हैं कि इसको कि इंफॉर्मेशन वारफेयर का निशाना बनाया जा रहा है इस वक्त चाइना को? जी थैंक यू। देखिए, ये जो प्रैक्टिकल वर्ल्ड है या जियो पॉलिटिक्स जो है, ये बड़ा एक रूथलेस खेल होता है, और इसमें जो मुआशी इन्फ्लुएंस है चाइना का बढ़ता हुआ है, उसको कर्टेल करने के लिए वो तमाम वेस्टर्न ममालिक और बिलखुसूस अमेरिका वो इस मौके से भरपूर फायदा उठाएंगे कि अगर दुश्मन की कोई कमजोरी हाथ लग जाती है, जिस तरह ये कहा गया कि ये वाहुन शहर से चाइना से शुरू हुआ है, अब बाद में पता चलेगा कि असल सोर्स क्या था, वहाँ पे ये कैसे पहुँचा और वहाँ से किन ममालिक में लोगों ने ट्रैवल आउट किया। तो उस मुल्क को तो टारगेट यकीनन किया जा रहा है जहाँ से इसके फैलने की इब्तिदा हुई या कही गई है कि वहाँ से इब्तिदा हुई। तो उसकी पॉलिटिकल इम्प्लीकेशन भी हैं, उसकी मुआशी इम्प्लीकेशन भी हैं, और उसका जो स्ट्रेटजिक इम्प्लीकेशन है वो भी अपनी जगह पे है। देखिए, तमाम ममालिक में जहां भी चाइनीज ट्रैवल कर रहे थे या वो ममालिक जिनके लोग चाइना ट्रैवल कर रहे थे, अमेरिका ने, यूरोप ने और रशिया ने भी एडवाइजरी जारी कर दी हैं कि कोई शख्स चीन ना जाए। सही। तो एक तो उनकी जो ट्रैवल है वो इफेक्ट होगा, उनकी मईशत इफेक्ट होगी। फिर जितने लोग चाइना से आ रहे हैं, आज हम सब लोग एक बात कर रहे हैं कि हमारे बच्चे जो वहाँ तालीम हासिल कर रहे हैं उनको आने दिया जाए, लेकिन हुकूमत उस पर बहुत एहतियात कर रही है। उसकी वजह यह है, जैसे अभी आपके दोनों मेहमान ख्वातीन कह रही थी जी कि उसका कोई पता नहीं कि वो शख्स इंक्यूबेशन पीरियड में इन्फेक्ट हो चुका है या नहीं, और उसके असरात सामने आए हैं या नहीं। अगर वो आ जाएगा, अपने रिश्तेदारों में घुले मिलेगा, तो अपने रिलेटिव्स को भी वो इन्फेक्ट कर सकता है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो अच्छा ऐसे एजाज साहब, ये जो हम पेशेंट्स को बात हमेशा कर रहे हैं चाइना की अलग रखा जाता कि है। मुआशी तौर पर नुकसान होगा, जितनी स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी इस वक्त चाइना की थी है, इनफैक्ट उसको कर्टेल करने के लिए जो हम देख रहे हैं कि इस तरह की एक्टिविटीज़ आप देखते हैं कि पिछले हिस्ट्री में हमने कभी देखी हो ममालिक ने इस तरह से स्ट्रैटेजीज़ को इस्तेमाल किया हो ताकि इकोनॉमीज इफेक्ट की जा सके, उनकी जो साख है मुल्कों की उनको मुतासर किया जा सके? यकीनन देखिए, इन चीज़ों को रूल आउट नहीं किया जा सकता, क्योंकि जब भी दुश्मन की कोई कमज़ोरी हाथ लग जाए, और बिलखुसूस जैसे अमेरिका कह रहा है कि चीन का बढ़ता हुआ माशी इन्फ्लुएंस हमारे लिए एक थ्रेट है, वो ये रोड एंड बेल्ट इनिशिएटिव की मुखालफत क्यों कर रहे हैं, हमारे सीपैक की मुखालफत क्यों कर रहे हैं, आगे जो इनका बढ़ता हुआ इन्फ्लुएंस है यूरेशिया की तरफ, उसकी मुखालफत क्यों कर रहे हैं। वो नहीं चाहते कि चाइनीज़ कौम का और उनकी मईशत का इतना फैलाव बढ़ जाए कि वो उन मुल्कों की स्ट्रेटजीज को, रिलेशनशिप को इफेक्ट करने लगे। तो ये एक बहुत बड़ा सेटबैक है। इस पे जितना जल्दी चाइना ने ओवरकम किया, इतना जल्दी उनको फायदा होगा। अब ये देखें ना, चाइना तो अपनी मैक्सिमम आया कहां से, मैक्सिमम एफर्ट्स वो डालने की कोशिश कर रहे हैं, जिसका है ना कि कॉम्बैट ऑपरेशन हो रहा है जनाब, बिल्कुल हर तरह की फैसिलिटी वो देने की कोशिश कर रहे हैं। इमरजेंसियां लगा दी गई हैं, हॉस्पिटल्स बनाए जा रहे हैं स्पेशली इसको ट्रीट करने के लिए। अगर अमेरिका की बात की जाए तो अमेरिका में भी पिछले दिनों इन्फ्लुएंजा की वबा फैली और अब तक उसकी वजह से 1.5 करोड़ अफराद वहाँ पे मुतासर हुए, 8,200 लोग अफराद मौत का निशाना बने। लेकिन हमने आलमी मीडिया के अंदर इतनी हाइप नहीं देखी उस चीज़ की, इतने लोग मर गए, लेकिन जिस तरह भी इस चीज़ को फैलाया जा रहा है, इसके बारे में बात हो रही है इंटरनेशनल मीडिया के अंदर, व्हाई नॉट अगेंस्ट अमेरिका? जी बात यह है कि चाइना का टकराव उन ताकतवर ममालिक से है जिनका मीडिया पे बहुत ज़्यादा कंट्रोल है, जिनका दुनिया में इन्फ्लुएंस उनसे ज़्यादा है, अमेरिका हो या पूरा यूरोप हो। क्योंकि उनके जो राइवल्स हैं, मुआशी राइवल हों या पॉलिटिकल राइवल हों या मिलिट्री राइवल्स हों, वो बड़े ताकतवर ममालिक हैं और उनकी बात को हर आदमी सुनता है। आप अपने मुल्क की मिसाल ले लें कि अगर यूरोप का कोई हवाला दिया जाए, वहाँ की मेडिसिन की तहकीकात की बात हो या अमेरिका की, तो लोग उन पर ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं उसके मुकाबले में कि चाइनीज़ रिसर्च और उसकी बात की जाए। तो ये चूँकि उनको एक एज हासिल है मीडिया की दुनिया में, मईशत में और रिसर्च वर्क में, तो उनकी बात को ज़्यादा सुना जाता है, लिहाजा वही, और वो सब टारगेट कर रहे हैं चाइना को, तो वो यकीनन इसका पूरा फ़ायदा उठाने की कोशिश करेंगे।
आपने देखा था एक वक्त फुट एंड माउथ डिजीज आई थी जानवरों के लिए, गाय में और एनिमल्स में, यूरोप में और बिलखुसूस बरतानिया में, तो उसका बहुत इफेक्ट हुआ था। फिर जब बर्ड फ्लू की बात हुई थी या स्वाइन फ्लू की बात हुई थी, तो उस वक्त भी मुल्कों की मईशत पे बड़ा फर्क पड़ा था, और उसकी बात भी चाइना के हवाले से की जाती थी, बर्ड फ्लू की। तो अब अगर ये एक और वायरस आ गया है, तो मैं ये कहना नहीं चाहता, लेकिन इसकी हर इम्कान मौजूद है कि इस तरह के वायरसेस इंजेक्ट करके बर्ड्स में और एनिमल्स में उनको किसी भी मुल्क में पेनिट्रेट कर दिया जाए, या जो माइग्रेटरी बर्ड्स होते हैं अगर इनके ज़रिए भी बीमारियां फैलाने का ये खेल, खौफनाक खेल शुरू हो जाए, तो न जाने इंसानियत किस तरफ जाएगी। लेकिन एजाज साहब फिर वही तो वाली मैं बात है समझता कि हूं रिपीटेडली ये आज के इतने फास्ट दौर में जहां हम सोशल मीडिया की बात करते हैं, जहां हम इंटरनेशनल मीडिया की बात करते हैं, तो इस तरह की ये टूल्स बनाकर इस्तेमाल किए जाते हैं बाकायदा तौर पर कि हमने देखा कि पाकिस्तान के अगेंस्ट भी इन चीज़ों को इस्तेमाल किया गया, और ख़ासतौर पर जब एशिया की इकॉनमी स्ट्रॉन्ग होने की बात होती है तो इस तरह की कोई चीज़ आती है और इकॉनमी जो इकोनॉमिक सिचुएशन है वो पूरे खत्ते की ख़राब कर दी जाती है। इस वक्त एक हॉलीवुड मूवी का चर्चा हो रहा है, लोग बहुत बात कर रहे हैं कंटेजियन की, जो 2011 में रिलीज हुई थी, कि उसमें एक वायरस था जो बैट के जरिए फैलता है। अब इसकी भी इब्तदाई खबरें ये थी कि ये बैट के जरिए फैला है चाइना में, गॉड नोज बेटर के हकीकत क्या है, लेकिन इस तरह की चीज़ आज से 9 साल पहले कही गई और आज 9 साल के बाद वो एक रियलिटी बन गई है। तो इसमें ये एक बात तो ख़तरनाक है कि इस तरह के वायरसेस ये भी एक वॉरफेयर का हिस्सा होते हैं। खुदा न करे कि इंसानियत इतनी गिर जाए कि वो इनको टूल समझ के, इनको व्हीकल समझ के मुल्कों को मुतासर करने की कोशिश करें। लिहाजा हम दुआ यही करते हैं कि इस पर कंट्रोल हो जाए। एक हदीस है हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कि जब भी किसी इलाके में वबाई मर्ज फैले तो उस इलाके को छोड़कर न जाएं, और इसमें बड़ी हिकमत थी कि आप इंक्यूबेशन पीरियड में हो सकते हैं, आप इन्फेक्टेड हो सकते हैं और आप इस बीमारी को दूसरी बिरादरी और ममालिक में फैला देंगे। तो इसी बात को मद्देनजर रखते हुए हमारी पाकिस्तानी गवर्नमेंट को भी चाहिए कि बहुत ज़्यादा दबाव में आकर लोगों की ट्रांसपोर्टेशन की इजाज़त ना दे दे जब तक क्वारंटीन का और इसका बेहतर सबब रुकावट का नहीं हो सकता। बिल्कुल। तो एजाज साहब क्विकली पाकिस्तान की मईशत पर या पाकिस्तान के ऊपर इसका क्या इम्पैक्ट हो सकता है, क्योंकि चाइना के साथ पाकिस्तान का ट्रेड बहुत ज़्यादा है, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट बहुत ज़्यादा है। जी, आजकल ट्रैवल भी बहुत ज़्यादा हो रहा था, सीपैक के हवाले से चाइना बहुत ज़्यादा हमारे मुल्क में इन है और बहुत ज़्यादा चाइनीज़ इस वक्त ट्रैवल कर रहे हैं। आप जिस शहर में जाएं, बड़े होटल्स में जाएं, तो आपको चाइनीज़ ही नज़र आते हैं अक्सर। तो यकीनन इसका एक इम्पैक्ट तो आएगा और लोग भी बड़े मोहतात हो रहे हैं। और फिर इस चाइनीज न्यू ईयर का जो अभी रिसेंटली गुजरा, इन दिनों में भी काफी मेल जोल रहा है लोगों का। सीपैक पे भी गालबन थोड़ा सा कॉशन किया गया है, लेकिन ये टेम्परेरी है फिलहाल तो, लेकिन लोग यकीनन इसके ऊपर थोड़े से मोहतात हो जाएंगे और ये चीज थोड़ा सा स्लो डाउन जरूर करेगी हमारे प्रोजेक्ट्स को। बिल्कुल यकीनी तौर पर, और एहतियात करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। तो जनाब अब और आज के सेगमेंट के इंट्रोडक्शन आपको देते हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं बादाम और खुबानी के ऊपर, जो कि सर्दियों की सौगात है। और सर्दियों में देखते ना कि हम बहुत ज़्यादा नट्स वगैरह का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, लेकिन ये जानने की आज कोशिश करेंगे क्या सिर्फ इनका इस्तेमाल हम सर्दियों में ही कर सकते हैं, गर्मियों में भी कैसे इनको इस्तेमाल कर सकते हैं, फिर ये आपकी स्किन के लिए कितनी ज़रूरी हैं, आपकी हेल्थ के लिए कितनी अच्छे हैं, इनमें क्या कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स हो सकते हैं, और आप इन तमाम चीज़ों का या इन तमाम न्यूट्रिएंट्स का फ़ायदा कैसे हासिल कर सकते हैं, और साथ साथ हम इनको खानों में किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जो सारे हमारे मेहमान आज इस सेट पर मौजूद हैं, उन सब का तारुफ आपसे कराते चलते हैं। सबसे पहले हमें ज्वाइन कर रही हैं, हमारे साथ ही मौजूद हैं, आपने देखा कि सहर चावला, और क्योंकि मल्टीटास्कर हैं, मल्टी टैलेंटेड लेडी हैं, तो उनसे मुख्तलिफ चीज़ों पर बात होती रहती है। तो आज बादाम पर भी हम आपसे बात करेंगे। वेलकम अगेन इन दिस सेगमेंट सहर। उसके साथ साथ जुहा सुहेल मौजूद हैं, जो कि न्यूट्रिशनिस्ट हैं, और उनसे जानेंगे कि जनाब किस तरह की हमें
हमें न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं बादाम और खुबानी के अंदर। उसके अलावा हमारी वेरी ओन हुमा मौजूद हैं, खाना बनना शुरू हो चुका है और खाने में किस तरह से बादाम को इस्तेमाल करना है और मेरी बेहतरीन फरमाइश के ऊपर खुबानी का मीठा आज बना रही हैं हुमा। थैंक यू सो मच, बस जल्दी से बना दें, मुझे फ़ौरन से खाने का दिल हो रहा है। साथ साथ कराची स्टूडियोज़ में और वेरी ओन बिल्किस आपा मौजूद हैं, आप सबकी फेवरेट हैं। तो बिल्किस आपा हो और हम ये ना जाने कि जनाब बिल्किस आपा अपने चेहरे को कैसे खूबसूरत बनाना है, हमारे चेहरे पे झाइयाँ आ जाती हैं, बादाम के तेल का इस्तेमाल कैसे करना है, तो आपस से सारी चीज़ें जानेंगे। सबसे पहले ओपन करते हैं और बात का आगाज़ यहीं से शुरू करते हैं कि बादाम से शुरू करते हैं ना। बादाम में कौन कौन से ऐसे न्यूट्रिएंट्स हैं जो हमें मिलते हैं? अस्सलाम वालेकुम अगेन, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर। बादाम जो है वो ब्लॉकबस्टर है सारे नट्स का। जैसे सारी मूवीज़ में एक मूवी होती है ना जो ब्लॉकबस्टर हिट होती है, बादाम भी एक ब्लॉकबस्टर हिट है हमारे पास। इसकी थोड़े से न्यूट्रिशनल ब्रेकडाउन पर आ जाते हैं ताकि इसकी जो अफादियत है उसको समझने में थोड़ी आसानी हो जाए। बादाम की जो एक सर्विंग होती है 100 ग्राम, उसमें हमारे पास 530 कैलोरीज होती हैं जो कि आपके दिन के अराउंड 25% कैलोरीज बना लेती हैं। इसलिए पूरी 100 ग्राम सर्विंग बादाम की आप नहीं लेते हैं, आप अराउंड एक मुट्ठी जिसमें 23 बादाम आते हैं जिसमें 130 कैलोरीज हैं। अगर आप कोई और नट्स ना खाएं तो आप एक दिन में 23 बादाम खा सकते हैं। इसमें आपके पास सिर्फ 2 ग्राम कार्बोहाइड्रेट होता है, यानी सिर्फ उतना कार्बोहाइड्रेट जो हमारी बॉडी में प्रोटीन को और फैट को जज़ब करने के लिए, इस्तेमाल में लाने के लिए और एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए चाहिए, यानी वो इकट्ठे नहीं होगा, वो मोटापे में तब्दील नहीं होगा। हमारे पास इसमें फैट 70 ग्राम होता है और प्रोटीन 30 ग्राम होता है। प्रोटीन तो हमें एनर्जी के लिए चाहिए। जो 70 ग्राम फैट है, अच्छा हमारे यहाँ बड़े मजे की मिसकंसेप्शन है, हम जब फैट का नाम सुनते हैं हमें लगता है बुरी चीज है। हमें ये नहीं पता कि फैट हमारी बॉडी में हमारी नर्व्स की सिग्नलिंग, हमारी बॉडी की ग्रोथ, डेवलपमेंट, फंक्शंस के लिए कितना जरूरी है। इस 23 बादामों के 70 ग्राम फैट में आधे से ज्यादा आपके पास गुड फैट है जिसके बेतहाशा फवाइद हैं। आपके पास ये जो बड़े बुजुर्ग हमारे कहते हैं बादाम खाएं यादाश्त तेज होगी, बिल्कुल सही कहते हैं, क्योंकि जो हमारे दिमाग की नर्व्स होती हैं उनकी जो कवरिंग होती है, उनकी जो लेयर होती है जिसने हमारे दिमाग के सिग्नल को एक नर्व से दूसरे नर्व तक पहुंचाना होता है, वो फैट से बनी होती है। सही है। और वो जिस फैट से बनी होती है वो इस बादाम में और अच्छा, आज जोहा ये जो बात होती है कि बादाम खाओ दिमाग तेज होगा और फिर उसको सोक करके खाने को कहते हैं, यानी आप रात को 2 बादाम भिगो दें और सुबह उठ के वो बच्चों को भी खिलाएं, खुद भी खाओ, उससे दिमाग तेज होता है। एक तो ये वर्कआउट करता है वाकई सोक करने वाला, या ऐसे भी आप खा सकते हैं। दूसरी चीज ये कि क्या हड्डियां और दांत वगैरह भी इससे मजबूत होते हैं आपको, और कौन कौन सी जो है ना वो चीजों को फायदा पहुंचाता है दिमाग के साथ साथ? मतलब अच्छा, ये सोक करने वाली जो एक बात है इसके अंदर मैं इसको बिल्कुल अप्रिशिएट नहीं करती, क्योंकि अल्लाह ताला ने देखिए बादाम को उसके छिलके के साथ बनाया है, वरना अल्लाह ताला उसके छिलके उतार के भी बादाम बना सकते थे, लेकिन हमारे पास वो छिलके के साथ आए तो उसके छिलकों को उसके साथ खाने के उसके ज़्यादा बेनिफिट्स हैं। ठीक है। बहुत से लोगों में आपने देखा होगा वो खुराक की नाली लगी होती है जिसकी वजह से उनको कॉन्स्टिपेशन का इशू बहुत ज़्यादा हो रहा होता है। उन पेशेंट्स को हम लोग बादाम बिल्कुल ग्राइंड करके उसके छिलके के साथ देते हैं ताकि कॉन्स्टिपेशन जैसे इशू से वो बच सके। इसके अलावा जिस तरह से भी आपने पूछा कि ये हमारे लिए याददाश्त के अलावा और किस तरह से इंपॉर्टेंट हो सकता है, तो बादाम में हमारे पास जिंक अवेलेबल है। जिंक उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है जिनको स्किन रिलेटेड इश्यूज होते हैं। आपने देखा बहुत से लोगों की स्किन पे एक्नी हो रही होती है, स्कारिंग हो रही होती है, डार्क सर्कल्स आ रहे होते हैं। वो क्यों आ रहे होते हैं कि ख़राब स्किन उतर नहीं रही होती और नई स्किन आ नहीं रही होती। और जिंक क्या करता है कि पुरानी स्किन को रिमूव करता है विद द न्यू स्किन। तो जो लोग जिन लोगों को डार्क सर्कल्स का इशू है, रात लेट नाइट पढ़ने की वजह से, डिफरेंट इशूज़ की वजह से, अगर वो आलमंड्स को इस्तेमाल करते हैं तो जो जिंक उनके अंदर जाएगा वो इसको बेस्ट टाइम कौन सा इस्तेमाल करने का? रात में इस्तेमाल करें, सुबह में, किस टाइम, या स्नैक टाइम में, शाम में ले लें? ठीक है, इसके 3 टाइम बहुत अच्छे हैं, एक अर्ली मॉर्निंग, इसके अलावा स्नैक टाइम और बेड टाइम। बेड टाइम पे इसलिए रिकमेंड किया जाता है क्योंकि इसके अंदर हमारे पास एक ऐसा न्यूट्रिएंट, एक ऐसा अमाइनो एसिड है जो कि स्लीप हार्मोन बनाने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो जब बेड टाइम पे इसको कंज्यूम करेंगे स्लीप हार्मोन प्रोड्यूस होगा जिससे हमारा स्लीप साइकिल जो है वो हेल्दी वे में चलना शुरू हो जाएगा। इसके अलावा आपने जैसे अभी जिंक की बात की, हमारे पास बादाम जो है वो ब्रेन हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे हमें डॉक्टर साहब बता रहे थे कि उसके ऊपर हमारे जो नर्व सेल्स है उसके ऊपर अच्छा फैट होता है, तो जब वो फैट गंदे फैट के साथ रिप्लेस होगा तो नर्व फंक्शन डिटोरिएट होना शुरू हो जाएगा। नर्व फंक्शन डिटोरिएट होगा, बच्चों में पढ़ाई करने की सलाहियत खत्म हो जाएगी, बड़ों में डिमेंशिया का मसला आना शुरू हो जाएगा। अच्छा जी, तो ये जिस तरह हमें जोहा बता रही हैं, ये इधर मुझे मैडम के पास जल्दी से आना पड़ता है क्योंकि पता नहीं क्या क्या बना के रेडी भी कर दिया है। हुमा, ये क्या कर रही थी? मैंने देख के फौरन से आगे रुक जाओगे, मेरे बगैर कैसे हो गया? दूध जाफरान बनाया मैंने, और दूध जाफरान बनाया। दूध जाफरान के लिए मैंने जाफरान जो था वो भिगो दिया था ताकि उसका जो कलर है वो थोड़ा सा आ जाए। अगर आप उसको डायरेक्टली दूध में बॉईल करेंगे तो इतना अच्छा कलर नहीं आएगा। जिस तरह से अभी कलर आया हुआ, ये ओवरनाइट डिप हुआ हुआ था जाफरान। दूध जो है वो अच्छे से बॉईल कर लिया मैंने, और उसको बॉईल करके आपने थोड़ा सा कंडेंस उसको कर लेना है, बहुत ज़्यादा नहीं,
ठीक है। जिस तरह आप अभी बता रही थी कि बादाम जो है वो छिलके समेत इस्तेमाल करना है, तो मैंने बादाम छिलके समेत लेके उसका पाउडर बना लिया। नॉर्मली करते लोग ये हैं कि उसका छिलका उतार देते हैं भिगो के, और उसके बाद उसको ब्लेंड करके पेस्ट बना के ऐड करते हैं। कुछ लोग साथ में खशखाश भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन मैंने खाली बादाम जो है छिलके समेत लिया है और उसका पाउडर बना लिया था। दूध के साथ ज़ाफ़रान को पका लिया था अच्छे से। अगर आप हनी ऐड करना चाह रहे हैं हनी ऐड कर लें, चीनी ऐड करना चाह रहे हैं चीनी ऐड कर लें, और वो बना के तो आप बेड टाइम में सर्व दे सकते हैं। मैं तो वैसे नॉर्मली अपने बेटे को सुबह में देती हूँ, क्योंकि बच्चों को सुबह सुबह जल्दी होती है बहुत स्कूल जाने के लिए, और जिस तरह से सर्दी भी थी तो काफी जो बच्चे नाश्ता नहीं करना चाहते हो एटलीस्ट उनको ये जो है ना रिच ग्लास दे दें दूध का और जो है ज़ाफ़रान और बादाम का, तो ये फुल न्यूट्रिएंट हो सकते हैं इसमें। तो सहार से भी पूछेंगे कि इसमें क्या क्या हमें मिलेगा, और बादाम के छिलके के बारे में भी जानेंगे। तो बिल्किस आपा को शामिल गुफ्तगू कर लेते हैं। बिल्किस आपा ये बताइएगा, एक तो सबसे ज़्यादा बादाम के तेल के इस्तेमाल की बात होती है कि स्किन के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं बादाम का तेल और कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं आप? बिल्कुल, आप उसको एज ए सीरम इस्तेमाल कर सकते हैं चेहरे पे, तो आपके रिंकल्स के लिए अच्छा है, आपके अगर छाइयाँ हो रही है तो उसके लिए बहुत अच्छा है। और सिर्फ बादाम का तेल अच्छा नहीं, बादाम ही को अगर आप दूध में भिगो के ब्लेंड करके लगाया जाए तो वो भी स्किन के लिए बहुत अच्छा है। सही। और बादाम के तेल को स्किन के लिए खाली इस्तेमाल कर सकते हैं या सर में भी लगा सकते हैं बादाम का तेल? नहीं, बिल्कुल लगा सकते हैं। अगर आपके बाल बिल्कुल ड्राई डैमेज हो गए, बम फटे हो गए, तो उसके लिए सबसे अच्छा है कि आप बादाम का तेल लगाएं भी या बादाम का तेल पिए भी। अच्छा, तो पी कैसे सकेंगे आप उसको पीना भी है। पीने में कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं? आप बिल्कुल दूध में डाल के पी सकते हैं। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। बादाम के छिलके की बार बार बात हो रही है कि उसे ज़ाया नहीं करना चाहिए। बादाम के छिलके में ऐसी क्या खासियत है? बादाम के छिलके में आपके पास बादाम का फाइबर होता है, और जो फाइबर होता है वो आपकी डाइजेशन में भी हेल्प करता है, वो आपकी बॉडी में जो बुरे वाला कोलेस्ट्रॉल है उसको भी कम करता है, और वो आपकी बॉडी में जो शुगर है उसको आहिस्ता आहिस्ता एब्जॉर्ब करता है ताकि शुगर एकदम से आपकी बॉडी में ज़्यादा ना हो जाए। बादाम आपके पास डाइजेशन में बहुत ज़्यादा अच्छा है, वो इसलिए क्योंकि बादाम में जो फाइबर होता है वो आपके पास आपकी आंतों में जब फूड डाइजेस्ट होता है शॉर्ट चेन छोटे फैटी एसिड्स रिलीज करता है। वो फैटी एसिड्स क्या करते हैं, वो आपकी इंटेस्टाइन में जो बैक्टीरिया बनाते हैं वो वहां पर एसिडिटी करता है, जिसकी वजह से जो आपकी स्टूल्स हैं उनका बल्क भी, जो फीसेस है, जो पाखाना है, उसका साइज भी अप्रोप्रिएट होता है, उसकी कंसिस्टेंसी भी नरम होती है, जिसकी वजह से एक्सक्रीशन में आसानी होती है। और जाहिर है अगर फीसेस की एक्सक्रीशन में आसानी होगी तो टॉक्सिन्स भी इजीली निकलेंगे। इसके अलावा रमशा बात कर रही थी कि ये हड्डियों के लिए किस तरह से अच्छा है। बादाम में खुद आपके पास पोटेशियम होता है, जो पोटेशियम होता है ना वो कैल्शियम की एक यूनिफॉर्म एक इवन डिस्ट्रीब्यूशन के लिए बॉडी में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इसके अलावा विटामिन डी सबको ही पता है कि बोन्स के लिए अच्छा है। विटामिन डी आपके पास फैट सॉल्युबल विटामिन है। बादाम में क्योंकि आपके पास एसेंशियल फैट्स होते हैं तो वो विटामिन डी को बॉडी में एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है। तो एक कॉलर हमारे साथ मौजूद है, शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या सवाल है आपका? मैंने बल्किस आपा से पूछना है कि मुझे ना 3-4 मेरे अबॉर्शन हुए हैं और उसके बाद मुझे ना टाइफाइड भी होता है साल के साल, तो अब मुझसे उठा नहीं जाता। मैंने ये पूछना कि बादाम और पानी से क्या का कोई इलाज? ठीक है बिल्किस आप बताइएगा, वीकनेस बहुत ज़्यादा उन्हें और अबॉर्शंस भी उनके हो चुके हैं जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा वीक फील करती हैं, उठा भी नहीं जाता उनसे। जी आपा। अच्छा, अगर उसके लिए वो बादाम से पूछ रही हैं तो आप जो है बादाम का तेल भी इस्तेमाल कर सकती है, बादाम भी इस्तेमाल कर सकती है। लेकिन अगर बादाम से हटकर आप पूछ रही हैं तो मैं आपको एक नुस्खा बता देती हूँ जिसमें बादाम भी है और दूसरी चीज़ें भी हैं जो असाबी कमज़ोरी के लिए बहुत अच्छे हैं। आप ने क्या करना है, उसमें कोकोनट लेना है, आपने उसमें खशखाश लेना है, उसमें कद्दू के बीज लेने हैं, काहू के बीज लेने हैं और आपने उसमें बादाम लेने हैं। ठीक है। इन सारी और मिश्री, इन सारी चीज़ों को आपने पीस कर पाउडर बना लेना है। ये 1 चम्मच सुबह शाम दूध के साथ पीजिए तो इससे जिस्मानी कमज़ोरी दूर होगी। और हम खुबानी की भी बात कर रहे हैं तो खुबानी एंटी एजिंग है और आप तकरीबन 8 से 10 खुबानी जो है पूरे दिन में खा लें, उससे भी आपको बहुत फर्क पड़ेगा। चले अभी खुबानी पर भी आते हैं, जरा हुमा से पूछ लें। हुमा, ये अब क्या बना रही हैं आप? अच्छा, खुबानी का मीठा। तो मैं खुबानी का मीठा बता के नहीं खिलाना ज़्यादा फेवरेट
तो मैं ये बता के बच्चों को खिला सकती हूँ जी, आपके खुबानी ट्राइफल है जी, ट्राइफल है, आप ना बताएं क्योंकि उसमें हाँ जी लेयरिंग करनी है आपने, लेकिन उसके साथ आपने कस्टर्ड भी बनाना है और मैं वनीला फ्लेवर कस्टर्ड इसके साथ यूज़ करूँगी। कस्टर्ड नॉर्मली आपने दूध बॉईल करना है, चीनी डालनी है, वनीला कस्टर्ड मैंने लिया है, कस्टर्ड बना लूँगी। उसके साथ कस्टर्ड तो अमूमन लाइट सा क्रीमी सा नहीं होता, ये येलो है, ये जब दूध में जाएगा तो इतना ज़्यादा येलो नहीं रहेगा। और उसके बाद जो है खुबानी जो है जब आपने डिप करनी है, मैंने इसको ओवरनाइट भिगो दिया था क्योंकि मैंने ड्राई खुबानी यूज़ की है और उसके बाद उसको उसी पानी के अंदर बॉईल होने के लिए चीनी डाल के रख दिया मैंने। ठीक है। सेम प्रोसेस आपने करना है खुबानी की चटनी के लिए भी, लेकिन पहले जो ये मीठा है उसके बारे में डिस्कस कर लेंगे। इसको मैं बॉईल कर लूँगी, जब ये अच्छे से गल जाएंगी खुबानियाँ तो उसको थोड़ा सा मैश कर लेंगे, स्टिक ब्लेंडर से कर लेंगे मैश, और उसके बाद चीनी मैंने इसके अंदर ऑलरेडी ऐड की हुई थी, लेयरिंग हम कर लेंगे। जो हमने ट्राइफल बनाना है कितनी देर बॉईल हो जाती है खुबानी? हार्डली 10 मिनट में आप, क्योंकि ये भीगी हुई है सही है, तो ये अच्छे से गल जाएगी। ठीक है। जब तक ट्राइफल भी तैयार हो जाएगा, लेयरिंग कर लेंगे। बादाम जी आप साथ में डाल सकते हैं। और एक और बात, अगर आपने भिगो के इस्तेमाल करने बादाम, जिस तरह अभी हमने जो है दूध ज़ाफ़रान बनाया उसके अंदर भी, तो आप जो जिस चीज़ में भिगो रहे हैं, जो भी नट्स भिगो रहे हैं, उस पानी को ज़रूर इस्तेमाल कर लें साथ में। सही। जिस तरह मैंने खुबानी के पानी जिसमें डिप किया था, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है चूँकि ड्राई हुआ होता है फ्रूट, तो उसको धो लें पहले, सही, ताकि जो डर्ट वगैरह वो निकल और फिर जाए। भिगोएं और सुबह में उसी पानी के साथ उसको उस पानी को यूज़ करें जिसके अंदर, इवन दालों के लिए भी आप दालें जिस पानी में भिगोते हैं वो दाल ज़रूर यूज़ करनी चाहिए। उसमें जिस तरह दाल है या ये जिस तरह ड्राई हुई हुई खुबानियाँ थी वो जल्दी गल जाती हैं, चने वगैरह भी उसी में बॉईल कर। ठीक है, हम यहाँ पर ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो ज़रा फिरोज साहब से भी बात करेंगे कि उनके अंदर शौक कैसे पैदा हुआ और कहाँ कहाँ जो है वो इस मौसीकी के अपने फ़न को यूटिलाइज़ करते हैं। हम ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो साथ साथ खुबानी पर भी बात करेंगे, बादाम के साथ साथ कि खुबानी में कौन से न्यूट्रिएंट्स और खुबानी का इस्तेमाल कैसे हो सकता है। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। देखते रहिए सब सवेरे पाकिस्तान। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। बात कर रहे हैं बादाम और खुबानी की, तो ज़रा सब्र करिएगा जो है ना, शुरू बस मैं बना दूँ जल्दी से खुबानी का मीठा। पहले सुन तो लें कि जी बादाम और खुबानी में है क्या। खुबानी की बात करते हैं जोहा, एक तो सवाल ये भी कि कमज़ोरी के लिए कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, जिनकी बॉडी वीक होती है, कमज़ोरी फील करते हैं, लेथार्जिक फील करते हैं, बहुत ज़्यादा बच्चे भी ऐसे होते हैं, तो उनके लिए बादाम और खुबानी कैसे इस्तेमाल की जा सकती है? अच्छा, ये एक बहुत अच्छा आपने पॉइंट बताया, क्योंकि खुबानी का एक बेसिक फंक्शन ये है कि वो हमारी बॉडी में एनर्जी रिस्टोर करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। इसका मतलब ये है कि हर एज ग्रुप के लिए खुबानी की एक सर्टेन अमाउंट कंज्यूम करना बहुत इंपॉर्टेंट है। खुबानी में हमारे पास मैग्नीशियम मौजूद है। मैग्नीशियम हमारे पास एक ऐसा मिनरल है, एक ऐसा न्यूट्रिएंट है जो हमारी बॉडी में एनर्जी को स्टोर करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो छोटे बच्चों से लेकर बड़े उम्र के लोगों तक खुबानी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन उसमें एक इंपॉर्टेंट बात ये आती है कंज्यूम किस तरह से करें। अब जिस तरह छोटे बच्चे हमारे पास हैं, वो एक रॉ खुबानी कंज्यूम नहीं कर सकते, उनके लिए ऑब्वियसली उस फॉर्म में उनको देनी पड़ती है कि वो बहुत सॉफ्ट फॉर्म में हो, इजीली च्यूएबल हो, इजी टू करके दे सकते हैं। जैसे इस फॉर्म में इस वक्त हमारे पास मौजूद है, तो ये बॉयल ही कहेंगे ना इसको। देखें ये बॉयल हो चुकी है, तो दिखाएं ज़रा इसको। तो बॉयल होने के बाद भी आप बच्चों को दे सकते हैं, थोड़ा ठंडा कर लें इसको, क्योंकि बॉयल डाल दें, नहीं क्रीम नहीं, आप इसके अंदर बेशक हनी ऐड कर लें, अच्छा स्वीटनर ऐड कर लें, ताकि उसके जो न्यूट्रिएंट्स है वो बॉडी में जाकर अच्छा रोल प्ले कर सके। क्योंकि बॉयल करने में ऐसा होता है कि बहुत से लोग बॉयल करने के बाद पानी डिस्कार्ड कर देते हैं और खाली उसका वो जो पल्प है वो रख लेते हैं। वो एक हेल्दी प्रैक्टिस नहीं है। जब बॉयल करें तो पानी के साथ रखें, जैसे अभी हुमा बता रही थी कि पानी को डिस्कार्ड नहीं करना चाहिए। ऐसे वाटर सॉल्युबल जो न्यूट्रिएंट्स है इसके अंदर वो उसमें से फिर निकल जाते हैं। जब वो निकल जाएंगे वो हमारी बॉडी तक ही नहीं आ सकेंगे, तो हमें उसका कोई फायदा नहीं हो सकेगा। ठीक है, क्योंकि खुबानी में हमारे पास विटामिन सी भी बहुत अच्छे अमाउंट में प्रेजेंट होता है और वो एक वाटर सॉल्युबल न्यूट्रिएंट है। अगर वो ड्यूरिंग बॉइलिंग आप निकाल देंगे, डिस्कार्ड कर देंगे, तो उसके नुकसानात फिर ज़्यादा आ जाएंगे। तो ये आप यहाँ पर इसको ब्लेंड करिए खुबानी बॉईल करने के बाद। अब क्या होगा इसमें? अच्छा, ये जो हम खुबानी का मीठा बना रहे थे उसके लिए मैंने ट्राइफल जो कस्टर्ड था वो भी रेडी कर लिया हुआ है, और उसके अंदर जो है ये इसकी हम एक लेयर, जिस तरह से ट्राइफल में आप लेयर बनाते हैं बिल्कुल वैसे कर लेंगे, और उसके बाद कस्टर्ड मज़ीद डालेंगे। और तो ये तो
हमारा खुबानी का मीठा तो रेडी हो जाएगा। बस इतना सिंपल बिल्कुल होता है। सिंपल है और अपनी मर्जी से अगर आप कुछ लोग जो हैं इसके अंदर टिन फ्रूट्स ऐड करते हैं, डिफरेंट चीज़ें ऐड कर सकते हैं। मैं कहूँगी कि नट्स ऐड कर लें, बादाम है हमारे पास, बादाम ऐड कर सकते हैं, तो ये बना लेंगे। तो आप इसकी गार्निशिंग अभी करें? गार्निशिंग करूँगी, हाँ, फिर हम लेकिन दोबारा अगर हम खुबानी की चटनी अभी करते हैं ना, पहले इसको गार्निश करें जल्दी जल्दी, बस हमारे सब बना देना, सिखा देना, जितना जाए मैं जल्दी सिखा दूँ। बड़ी ज़बरदस्त बात है। अच्छा आपा, खुबानी की बात की जाए तो खुबानी क्या क्या फ़ायदे पहुंचा सकती है ब्यूटी से रिलेटेड हमें? अच्छा, ब्यूटी से वैसे तो खुबानी जो खाते हैं वो एंटी एज, मतलब कि अगर आप अपनी एज को रोकना चाहते हैं और एज रिवर्सिंग कोई चीज़ अगर आप चाहें जो आपको मार्केट में इजीली अवेलेबल है तो वो खुबानी है। खुबानी का इस्तेमाल ब्यूटी में बहुत अच्छा है। आप इसको जो है दूध में सोख करके इसको आफ्टर सन, यानी कि सूरज से आने के बाद, जैसे आपने दूध में खुबानी भीगी हुई उसको ब्लेंड करके लगाए तो जो सूरज यूवी रेजिस ने आपको नुकसान पहुंचाया होता है, आपके स्किन को डैमेज किया हुआ होता है, ये उसको रिपेयर करने में आपकी मदद करता है। ठीक है। उसके अलावा जो IBS के पेशेंट हैं या जिनको बार बार जॉन्डिस होता है, खुबानी उनकी भी मदद करता है। आपने 3 से 4 खुबानी रात को भिगो देनी है। ठीक है। सुबह उसको उसी पानी के साथ ब्लेंड करना है और कोशिश ये करना है कि खुबानी को बहुत ज़्यादा उबाला ना जाए, क्योंकि इसके न्यूट्रिएंट उबालने में भी ख़त्म होते हैं। ज़्यादा कोशिश ये किया जाए कि इसको मतलब कि सोक कर लिया जाए, ज़्यादा ना पकाया जाए। ठीक। और उसके बाद इसको ब्लेंड करके अगर पिलाया जाए तो जिनके पेट में बहुत ज़्यादा दर्द रहता है या जिनको बार बार जॉन्डिस होता है तो खुबानी इस तरह इस्तेमाल करना उनके लिए बहुत बेहतर है। सही, तो बड़े ज़बरदस्त फ़ायदे हैं। अच्छा हुमा बता रही थी खुबानी की चटनी। बिल्कुल, खुबानी की चटनी के लिए मैंने इसी तरह जिस तरह आप अभी बता रही थी कि भिगो लेनी है आपने, बहुत ज़्यादा बॉयल नहीं की और अभी हमने बॉइलिंग पे रखी थी, चूँकि भीगी भी है, ऑलरेडी सॉफ्ट हुई भी है। अच्छा एक और चीज़, सॉरी, इसमें आपने कितनी खुबानी की क्वांटिटी इस्तेमाल की और चटनी में कितनी कर रही है? ऑलमोस्ट जो चटनी, अच्छा खुबानी की चटनी के लिए पहले मैं बता दूं कि अगर मैंने 250 ग्राम के करीब जो है खुबानी ड्राई ली थी, उसको भिगो दिया था और मैं इतनी ही चीनी इस्तेमाल करूंगी। अगर आपने चीनी इस्तेमाल नहीं करनी तो आप हनी इस्तेमाल कर सकते हैं और गुड़ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। गुड़ भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अगर उसके निस्बत आप थोड़ी सी प्रोसेस में आ जाए और ब्राउन शुगर इस्तेमाल करें तो वो ज़्यादा बेहतर है। अच्छा, खुबानी की चटनी के लिए मैंने चीनी और खुबानी इक्वली लेके उसको बॉयल कर लिया अच्छे से। इसके अंदर हम चॉप जो है अदरक ऐड करेंगे। सही है, बिल्कुल ज़रा सी अदरक है, चॉप्ड अदरक है, वो ऐड करनी है। लाल मिर्च जो है पिसी हुई वो ऐड करेंगे, अ पिंच ओनली, ऑलमोस्ट। नमक जा रहा है अब इसमें और सॉल्ट। सही, सॉल्ट थोड़ा सा ज़्यादा आप अकॉर्डिंग टू टेस्ट इस्तेमाल कर सकते हैं। जब ये पक जाएंगी चीज़ें उसके बाद मैंने जो है लेमन इसके अंदर वो ऐड करूँगी। सही है, लेकिन इसको थोड़ा सा पकाने के बाद, ताकि जो अदरक है उसकी इतनी ज़्यादा, वैसे तो इतना स्ट्रॉन्ग उसका कच्चापन महसूस नहीं होता, लेकिन इसको ज़रा 5 मिनट पकाने के बाद मैं इसको लाइट सा ब्लेंड कर लूँगी। अच्छा, तो अभी आप इसको पकाएं। मुसरत हमारे साथ कॉलर मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी मुसरत, क्या सवाल है आपका? बहुत अच्छा है और आप बहुत प्यारी लग रही हो। थैंक यू सो मच। क्या सवाल करेंगी? जी मेरा सवाल डॉक्टर बल्कीस है कि अभी मेरी एज 18 साल है और मेरे बाल सफेद हो रहे हैं, खुमानी और ये बादाम के तेल से कोई इलाज हो तो। अच्छा जी, आप बता दें जी सफ़ेद बाल कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? अच्छा, खुबानी से आप कह रही है तो आपको खुबानी खानी भी पड़ेगी और खुबानी के बीज का तेल निकाल कर आपने क्या करना है, खुबानी के बीज का तेल निकालना है, उस तेल में आपने आंवले को हल्की आंच पे पका लेना है। ठीक है। तो आपके बालों को काला करने वाला तेल तैयार हो जाएगा। आपने ये रोज़ाना बालों में लगाना है। ठीक है। तो इससे आपके बाल जो है उनकी स्याही देर तक बरकरार रहेगी। ठीक है। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। अच्छा, ड्राई फॉर्म में, क्योंकि अभी ताज़ी खुबानी नहीं है, तो जो ड्राई खुबानी मिलती है उसके सेम फ़ायदे होते हैं जैसे कि फ़्रेश हो? जो ड्राइड खुबानी और दूसरी खुबानी होती है ना, उसमें 2 डिफरेंसेस होते हैं।
एक अच्छी बात उसमें ये है कि उसमें कोई भी ऐसा न्यूट्रिएंट नहीं, ड्राइड खुबानी यानी उसमें से आपने मॉइस्चर पानी निकाल दिया है, वो न्यूट्रिएंट डेंस ज़्यादा है, उसमें कैलोरीज ज़्यादा है। अगर मैं एनर्जी की ब्रेकडाउन की बात कर लूँ तो 1 कप नॉर्मल फ्रूट में जितनी एनर्जी है उतनी आधे कप उसी के ड्राइड फ्रूट के वर्जन में एनर्जी होती है। जो ड्राइड खुबानी है वो प्रेग्नेंट खवातीन के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी है। जब खातून प्रेग्नेंट होती हैं तो उनका जो ब्लड वॉल्यूम है वो 50% तक इंक्रीज हो जाता है, यानी उनको अब आयरन की भी ज़्यादा ज़रूरत है। जो खुबानी आपके पास वो आयरन रिच भी होती है, उसमें वाटर सॉल्युबल विटामिन B12 भी होता है। B12 का केमिकल नेम फोलेट है। फॉलिक एसिड सप्लीमेंट्स प्रेगनेंसी में फर्स्ट ट्राइमेस्टर में पहले 3 महीने में दिए जाते हैं। तो अगर पहले 3 महीने में आप खुबानियों का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो आपको खून की कमी भी नहीं होगी, और वो जो फॉलिक एसिड सप्लीमेंट्स का काम है जो बच्चे की न्यूरल ट्यूब बनाने के लिए ज़रूरी है वो भी होगा। अच्छा, तासीर की बात होती है, बादाम की क्या तासीर है? क्योंकि ज़्यादातर ड्राई फ्रूट्स में होता है गर्म होते हैं, बादाम और खुबानी की तासीर क्या होती है? तासीर का बेसिकली मतलब ये होता है, अगर इसको मेडिकली आप ट्रांसलेट कर लें, कि वो कैलोरी डेंस है, यानी उसमें न्यूट्रिएंट ज़्यादा हैं। यानी अगर आप उसको ज़्यादा अमाउंट पे कंज्यूम करेंगे तो ऑफ कोर्स एक्सेस ऑफ एनीथिंग इज़ बैड, वो जो उसके इफेक्ट्स हैं वो उसमें एक्सेस में बढ़ जाएंगे। तो जो ड्राइड फ्रूट होता है वो आपने जिस तरह मैं बता रही थी कि एक न्यूट्रिशनिस्ट नॉर्मली फ्रूट की डेली 2 कप्स की सर्विंग रिकमेंड करता है, तो उसी को आप ड्राइड फ्रूट की आधे कप की सर्विंग कर लें। नाहिद एक कॉलर हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम नाहिद, क्या सवाल है आपका? अस्सलाम वालेकुम, डॉक्टर साहब से मेरा सवाल है, डॉक्टर साहब चावला से। आप सुन पा रही हैं मुझे? जी जी सुन रही हैं आप, सवाल कीजिए। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा सवाल ये है कि मेरी याददाश्त इस कदर कमज़ोर है कि बाज़ औक़ात मैं नमाज अदा करते हुए भी भूल जाती हूँ कि मैं कितनी रकात पढ़ रही हूँ और मुझे इस वक्त क्या पढ़ना है। लिखते लिखते स्पेलिंग्स भूल जाती हूँ, हालांकि मैं मास्टर्स हूँ उसके बावजूद, और ये भूल जाती हूँ किसी का क्या नाम है या चीज रखना तो खैर ये तो कोई तकरीबन सभी भूल जाते हैं, लेकिन अपने नाम की भी स्पेलिंग सिग्नेचर करते हुए भूल जाते हैं। याददाश्त कमजोर है सद तक। ठीक है, एक और कॉलर हमारे साथ है हिना। अस्सलाम वालेकुम हिना, सवाल कीजिएगा। हिना अपने टीवी का वॉल्यूम कम करें और सवाल कीजिए प्लीज। ठीक है, क्विकली बता दीजिए याददाश्त कमज़ोर है। जी, याददाश्त अगर आपकी कमज़ोर है, 2 चीज़ें आप खैर लकीली 2 चीज़ें सर्दियों में बहुत फेमस है, बादाम और मछली। बादाम, जिस तरह हमने पहले बात की थी कि जो बादाम होते हैं आपकी जो नर्व्स होती है जिन्होंने सिग्नल को तेज़ी से दूसरी नर्व तक पहुँचाना होता है, वो जिस चीज़ से पहुँचाना होता है, वो जिस फैट लेयर से बनी होती है वो आपके पास बादाम में होती है। इसके अलावा बादाम में आपके पास विटामिन B12 होता है जो बॉडी में मिथाइल मेलानाइल कोई के लेवल्स कम करता है। अगर मिथाइल मेलानाइल कोई के लेवल्स ज़्यादा हो जाएं तो वो इसी शीट की जिसने सिग्नल्स ट्रांसमिट करने इसकी तोड़फोड़ स्टार्ट कर देता है, तो सिग्नल स्लो होते हैं, याददाश्त जो है वो कम हो जाती है। फिश भी आपके पास यही करती है, वो भी नर्व की शीथ बनाती है। ठीक है बिल्किस आपा, एक तो बड़ी ये कहते हैं ना बड़े बूढ़े बादाम खाया करो तुम्हारा दिमाग कमजोर है, बच्चों को बादाम खिलाएं, एक तो ये चीज़, और फिर दूसरी बात ये कि जो तासीर पे हम बात कर रहे हैं बादाम और खुबानी की, वो क्या होती है, कैसी होती है? अच्छा देखिए, तासीर इंसान की भी होती है कि उसका मिजाज कैसा है, लेकिन अगर देखा जाए बादाम जो खुबानी है, खुबानी की तासीर, क्योंकि हम इसको जब पेट के लिए और दूसरी चीज़ों के लिए देते हैं तो ये ठंडक, इसकी तासीर ठंडी होती है मेरे हिसाब से, और बादाम की तासीर अगर ज़्यादा इस्तेमाल की जाए तो गर्म होती है। ठीक है, और दिमाग के लिए कितने अच्छी हैं बादाम और खुबानी? देखिए जो खुबानी जो है वो आती गर्मियों में है। जी सही। अच्छा जी हुमा, अब ये आपकी चटनी कहाँ तक पहुँच गई? अच्छा, मैंने जब बॉईल कर लिया था खुबानी को और चीनी डाल के मैंने इसको बॉईल किया और उसके बाद मैंने इसको अच्छे से मैश कर लिया। ठीक है। मैश करने के बाद मैंने सिर्फ बादाम ऐड किए, आप 4 मग्स भी ऐड कर सकते हैं साथ में, और बादाम जो है उसको गार्निश भी कीजिए। अच्छा, मैंने आज जो है ना, आप नॉर्मली पुलाव के साथ, चटनियों के साथ, लेकिन आजकल चूँकि मछली का सीज़न है और कुछ ख़ास जो है ना शॉप्स हैं जिनके साथ चटनियाँ मिलती हैं और बड़े मज़े की होती हैं, तो उसके अंदर खुबानी की चटनी होती है लेकिन उसके साथ इमली साथ में ऐड की होती है, लेकिन क्वांटिटी उसमें आपने इमली की ज़्यादा रखनी है, सेम रेसिपी से बनानी है। इसी तरह इमली भी जो है भिगो लें, उसकी गुटियाँ निकाल लें। इस तरह खुबानी की भिगोली थी आपने, गुटियाँ निकाल दी थी और उसको वैसे ही बॉईल करें, सेम रेसिपी से बनाएं, बस हरी मिर्च ऐड कर लीजिएगा। अच्छा, वो अलग बनेगी इसके साथ? बिल्कुल, वो साथ बन सकती है, लेकिन उस चटनी में भी खुबानी का इस्तेमाल होता है पर इमली के साथ। ठीक है, तो ये देखें ना कि अब बड़ी ज़बरदस्त हमारी चटनी भी रेडी हो चुकी है और खुबानी का मीठा भी रेडी हो चुका है, तो ये भी अभी आपको दिखाएंगे और हम टेस्ट करके बताएंगे। सहार रेडी? रेडी। तो एक कॉलर हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या सवाल है आपका? जी मेरा नाम हिना है, मुझे अपनी अम्मी के मुताबिक पूछना है। तो काफी अच्छे से यूरिन का मसला, पता नहीं क्या मसला है कि रात को वो बहुत ज्यादा ना यूरिन के लिए उठती है, तकरीबन आधे घंटे के बाद, तो मेरा भी मसला है।
जिससे मुझे काफ़ी अर्से से तकरीबन 2-2.5 साल से कॉन्स्टिपेशन है। मैंने बहुत मेडिसिन खाई है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा। मैंने रात को दूध में क्या कहते हैं देसी घी भी डाल के ठीक है। अच्छा, अम्मी को भी यही मसला है? ये मेरा मसला, अम्मी का यूरिन का मसला है। यूरिन का मसला, ठीक है। एक और कॉलर हमारे साथ मौजूद है, शाजिया। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी शाजिया, क्या सवाल है आपका? जी, मैं आपके जो नए सिंगर हैं फिरोज अंजुम साहब, उनकी तारीफ करना चाह रही हूँ। जी जी करिए। तो माशाल्लाह बड़ा अच्छा गाया इन्होंने। इनकी कोई सीडी या इनका कोई और ऐसा प्रोग्राम है जिन पे हम इन्हें सुन सकें दोबारा, या सुनना चाहते हैं? और जी बिल्कुल, आपको ज़रूर सुनवाएंगे फिरोज साहब, बिल्कुल अभी सुनवाते हैं आपको। अच्छा जी, क्या बात हो रही है? एक तो यूरिन का प्रॉब्लम है और साथ साथ कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम है। जो पहले रीच कॉलर थी, यूरिन के लिए जोहा क्या कर सकते हैं और कॉन्स्टिपेशन दोनों के लिए, दोनों से पूछेंगे। जी जोहा। अच्छा, यूरिन और कॉन्स्टिपेशन दोनों ऐसे इश्यूज हैं। सबसे पहले इसका अंडरलाइन कॉज देख लिया जाए कि अंडरलाइन ऐसा कौन सा इशू है जिस वजह से यूरिनेशन में इशू आ रहा है। किडनी डिसऑर्डर तो नहीं है, इसके अलावा और तो कोई डिसऑर्डर नहीं जिस वजह से यूरिनेशन में आपको इशू आ रहा है, क्योंकि अंडरलाइन कॉज में बहुत से हो सकते हैं। बहुत से लोगों का जब जिगर ख़राब होता है तो उनका यूरिन आना या तो बहुत बंद हो जाता है या बहुत एक्सेसिव अमाउंट में शुरू हो जाता है। तो सबसे पहले तो आप उसकी अंडरलाइन कॉज देख लें एक दफ़ा। और कॉन्स्टिपेशन के लिए ये होता है कि आपने ऐसी डाइट लेनी होती है जिसमें आपको फाइबर 35 ग्राम्स तक एक दिन में चला जाए। ठीक है। 25 to 35 ग्राम्स अगर मेल्स और फीमेल्स को कॉन्स्टिपेशन को इशू है, अगर वो कंज्यूम करते तो उनका ये वाला इशू जो है रिजॉल्व हो जाएगा। अब इंपॉर्टेंट ये है कि फाइबर आपको मिलना कहाँ से, तो फाइबर की सबसे बेहतरीन जो सोर्स है वो आपके पास आपका गंदम का आटा है। गंदम के आटे में अगर आप छान डालकर इस्तेमाल करते हैं, उसको मैदा बनाकर इस्तेमाल नहीं करते, तो कॉन्स्टिपेशन जैसा मसला आपको कभी हो ही नहीं सकेगा। ठीक है। इसके अलावा अगर फल इस्तेमाल करने तो फलों को उसके पील के साथ, उसके छिलके के साथ कंज्यूम करेंगे तो आपका फाइबर जो है वो, और फाइबरस फूड इस्तेमाल करें। बिल्कुल, फाइबरस फ्रूट्स। जी, ये खातून थी जिन्होंने यूरिन की प्रॉब्लम की बात की थी। अगर यूरिन की प्रॉब्लम की वैसे किडनी के साथ और ये भी रीज़न हो सकती है, ख़वातीन में यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा कॉमन होता है, जिसका एक बड़ा कॉमन क्लिनिकल फीचर ये है कि यूरिनेशन पास करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। बादाम इसके लिए वैसे तो बिल्कुल कॉज रूल आउट करके उसका बायोकेमिकल, बादाम इससे बहुत अच्छा है। सुबह निहार पेट भी इस वजह से लेते हैं। बादाम का जो पीएच होता है ना, वो तेजाबियत को कम करता है, वो अल्कलाइन होता है। इससे आप उसको सुबह खाली पेट भी लेते हैं क्योंकि आपके मैदे में तेजाबियत भी ज़्यादा ना हो। और अगर ये कोई यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है जिसमें आपके पास तेजाबियत, एसिडिटी ज़्यादा हो जाती है, तो बादाम उसके लिए भी अच्छा है, लेकिन अंडरलाइन ज़रूर डायग्नोज कराएं। मोर ओवर ऑफ कोर्स कॉन्स्टिपेशन के लिए आप फाइबर वाला फूड लेते हैं। फाइबर वाले फूड लेने के लिए साथ हैक ये होता है कि यू हैव टू कंज्यूम अ लॉट ऑफ वाटर विद इट, क्योंकि पानी जो है वो हेल्प करेगा उस फाइबर को अपने डाइजेस्टिव प्रोसेस को एड करने में, स्टूल्स को सॉफ्टन करने में, स्टूल्स को इजीली पास आउट करने में। गंदम वाली रोटी भी आप लें और बेशक आप वो फल लें और फलों को आप उसके जूस के साथ इस्तेमाल ना करें, फलों को आप रॉ लें और आपके पास जितने भी नट्स हैं सब फाइबर में रिच है। ठीक है। अच्छा आप क्या रेकमेंड करती हैं कॉन्स्टिपेशन वगैरह का मसला जिनको हो जाता है? जी, मैं कॉन्स्टिपेशन के लिए मैं ये कहूँगी कि इंजीर जैतून के तेल में भिगो कर रख दी। ठीक है। जैतून के तेल में भीगी हुई इंजीर जो है वो 3 सुबह दूध में ब्लेंड करके ले लें तो उससे उनको बहुत फ़र्क पड़ेगा। और जिनकी मदर को अगर रात को बार बार यूरिनेशन के साथ अगर प्यास भी महसूस होती है तो अपना शुगर लेवल ज़रूर चेक करा लें। अगर शुगर नहीं है और फिर भी इनको इस तरह हर्च होती कि रात को वो उठती हैं, तो ये जो काले तिल और गुड़, अगर शुगर नहीं है तो इसको पीस कर हम वज़न रख लें। असर के वक्त 3 दिन तक 1 चम्मच जो इसको खा लेना है, इससे भी फ़र्क पड़ेगा। लेकिन इन्वेस्टिगेशन हेल्थ की बहुत ज़रूरी है, वो ज़रूर करवा लें। बिल्कुल ऐसा ही है। तो आप ये बताएं कि आपने खुबानी का मीठा ट्राई करना है। हम सब तो यहाँ पर ऑल सेट एंड रेडी टू गो हैं। आप कब आ रही हैं लाहौर? क्योंकि मैं देखा अभी आपने स्टेटस लगाया था कुछ दिनों में आप आ रही हैं, कब मुलाकात हो रही है आपसे फिर? जी, मैं 13 और 14 फ़ैब को लाहौर आ रही हूँ, तो इंशाल्लाह एक दिन आपके साथ स्टूडियो में खुबानी का मीठा या कुछ और अगर ट्राई कर लूँगी। तो हुमा से जो है ना आपकी फरमाइश पे कुछ बनवाएंगे। ठीक है हुमा? सही है हुमा। तो अभी ये जो बड़ी मज़ा, अच्छा चटनी का भी आपने बताया कि चटनी में भी हमने सेम जो है वो सारी चीज़ें इस्तेमाल की हैं, सिर्फ नमक, रेड पेपर, सॉल्ट और उसके साथ आप लेमन जूस या सिरका इस्तेमाल कर सकते हैं। सही है। दोनों में से कोई भी। अगर आपने इस्तेमाल जो हम करते हैं ज़्यादातर हमने देखा कि चाइनीज़ ग्रेवीज जब हमें मिल रही होती है रेस्टोरेंट्स में तो वहाँ पर बादाम उसमें होते हैं और खुमानी तो मैंने नहीं देखी। चिकन वो कैसा होता है? फ्लेवर के साथ साथ उसके फ़ायदे भी बड़े ज़्यादा हैं। फ़ायदे हैं, लेकिन अगर उसमें आप चिकन फ्राइड ना करें, जिस तरह ऑलमोस्ट सारे चाइनीज़ में जो है चिकन पहले फ्राई करते हैं, अंडा लगा के, कॉर्नफ्लोर लगा के डीप फ्राई किया जाता है। ठीक है। तो आप उसको फ्राई ना करें, आप उसको स्टर फ्राई कर लें, थोड़ा सा गार्लिक सौते करके साथ में चिकन सौते कीजिए, सॉसेस डालिए और
आलमंड्स लास्ट में गार्निश। तो ज़रा हम मुझे टेस्ट करा देते हैं अपनी दोनों जो डॉक्टर्स हैं ना, ज़रा पता तो लगे अब कितना अच्छा खाना बनाती है नहीं बनाती है। और एक और चीज़ बताएं कि बादाम को और किस तरह राइस वगैरह में भी जो पुलाव बनते हैं उसमें भी इस्तेमाल करते हैं? गार्निश वगैरह में तो आप कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हैं ना। और शेक्स बना सकते हैं बहुत से मॉर्निंग टाइम में। एप्पल के साथ जो है बहुत मज़े का जो है आलमंड शेक, आलमंड एंड एप्पल शेक बनता है, वो बहुत मज़े का लगता है, मेरा बहुत फेवरेट है। आप स्मूदी भी बना सकते हैं। इवन स्ट्रॉबेरी आ गई है जी सीजन में, और स्ट्रॉबेरी के साथ आलमंड की स्मूदी जो है वो बनाई जा सकती। तो बच्चों के लिए तो बहुत ज़्यादा हेल्दी है ये। इसके अलावा जो फ्रूट योगर्ट्स बनाते हैं आप, तो आलमंड के साथ भी बना सकते हैं, कोई से नट्स ऐड कर सकते हैं इसमें। बिल्कुल। तो ये जो नट्स वगैरह जो बच्चे वैसे नहीं कंज्यूम कर रहे होते हैं, आप उनको वो कैसा बनाया जल्दी से बता दें। बहुत जबरदस्त, मैं तो फैन हूँ हुमा की ऑलरेडी, शी नोज़। ज़ोहा आपको कैसा लगा? मुझे हुमा की एक बात बहुत अच्छी लगती है कि ये टेस्ट के साथ साथ उसकी न्यूट्रिएंट क्वालिटी को भी बहुत तरीके से हैंडल करती हैं। बिल्कुल, और बहुत ज़्यादा क्विकली बनाती हैं। बहुत क्विकली। तो थैंक यू सो मच सहर, ज़ोहा, बिल्कीस साहबा, फिरोज साहब। और वक्त बिल्कुल ख़त्म हो गया, लेकिन आप हमको फिर दोबारा बुलाएंगे और आपसे बहुत सारे जो है वो गाने सुनेंगे। हुमा आपका बहुत सारा शुक्रिया, और फिक्र नहीं करनी कि अगर मैंने नहीं खाया, मैं जो है हुमा के हाथ का जायका बहुत ज़्यादा मुझे पसंद है, और वो सारा कुछ मेरा ही है क्योंकि मैंने ही इसको इंजॉय करना है। मेरी पसंदीदा रेसिपी आज बन गई। तो थैंक यू सो मच ऑल द कॉलर्स एंड व्यूअर्स कि आप हमारा शो देखते हैं, हमसे मोहब्बत करते हैं, हमें दुआओं में याद रखेगा। अल्लाह ने के बाद।